साइबर सिक्योरिटी के अंदर बहुत सारे डोमेन आते हैं। एथिकल हैकिंग है, उसी के अंदर पेनिट्रेशन टेस्टिंग आपने बहुत लोगों ने सुनी होगी, डिजिटल फॉरेंसिक सुना होगा आपने, इसके अंदर सॉक आता है। इस तरह बहुत सारे अलग अलग डोमेन्स होते हैं साइबर सिक्योरिटी में। लेकिन साइबर सिक्योरिटी में एक ऐसा डोमेन है जिसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, पॉपुलर भी है। इसको बोलते हैं एथिकल हैकिंग या फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनका भी सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, सही फ्रेमवर्क नहीं मिल पा रहा है, सही टूल्स नहीं मिल पा रहे हैं। उनको नहीं पता कि कौन से टूल्स का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे वो टूल इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि देयर आर वेराइटी ऑफ टूल्स इन द साइबर सिक्योरिटी मार्केट। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ आपसे, कोई ऐसा फ्रेमवर्क अगर आपको मिल जाए जिसका इस्तेमाल करने के बाद से ही आपको थोड़ी बहुत हैकिंग की नॉलेज आ जाएगी, जो आपको पता चलेगा किस तरीके से एटलीस्ट मैं किसी नेटवर्क को स्कैन करके वहाँ पे मैं पेनिट्रेट कर सकता हूँ, तो एक ऐसा फ्रेमवर्क हमारे पास है। तो उस फ्रेमवर्क का नाम है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, जिसके ऊपर आज मैंने पूरा फ्री कोर्स आप लोगों के लिए लॉन्च किया है। तो आज इस फ्री कोर्स में हम बात करेंगे कि इस तरीके से हम मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके हम एथिकल हैकिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस फ्री कोर्स को देने के पीछे एक रीज़न ये भी था, क्योंकि अभी तक आपने मेरी मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क की जितनी मैंने वीडियोस अपलोड करी थी उन सबको आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। तो आई थॉट कि आप लोगों के लिए पूरा एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा जाए। तो जिन लोगों को भी मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क सीखना है, ये कोर्स उनके लिए है। जो साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हैं, एथिकल हैकिंग करना चाहते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना चाहते हैं, ये कोर्स उनके लिए है। तो अगर आप चाहे आप बिगनर हो, चाहे आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो, इस कोर्स में आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की नॉलेज देखने के लिए मिल जाती है। तो बहुत मेहनत से मैंने कोर्स बनाया। तो अगर आपको कोर्स अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कोर्स कैसा लगा। और अगर आपको ये कोर्स पसंद आता है तो आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाके बता सकते हैं। तो आप मुझे इंस्टाग्राम और लिंक्डइन में फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। इसके साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको इस कोर्स का टाइमलाइन भी मिल जाएगी। अगर आपको स्पेसिफिक पार्ट को स्किप करना है, कोई स्पेसिफिक पार्ट ही देखना है, तो आप टाइमलाइन पे जाके वहाँ पे क्लिक करके वाला पार्ट आप देख सकते हैं। मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं साइबर सिक्योरिटी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज के एजेंडा में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू मेटास्प्लॉइट, जहाँ पे हम बात करेंगे कि मेटास्प्लॉइट क्या है, इसको कौन कौन यूज़ करते हैं और इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। देन हम बात करेंगे मेटास्प्लॉइट की हिस्ट्री के बारे में, मेटास्प्लॉइट किसने बनाया और मेटास्प्लॉइट बनने से पहले क्या चीज़ यूज़ में होती थी वो हम जानेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे किस तरीके से हम मेटास्प्लॉइट का एक लैब इन्वायरमेंट रेडी कर सकते हैं, मेटास्प्लॉइट को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे अपना लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर हम बात करने वाले हैं मेटास्प्लॉइट के आर्किटेक्चर के बारे में एंड मेटास्प्लॉइट के मॉड्यूल्स के बारे में। तो ये सब आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू मेटास्प्लॉइट से। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू मेटास्प्लॉइट की, जहाँ पे हम बात करते हैं कि मेटास्प्लॉइट क्या है एक्चुअल में, ये हम जान लेते हैं। सो मेटास्प्लॉइट एक बहुत ही पॉपुलर पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल है। सो अगर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना चाहते हैं, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करना चाहते हैं, सो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क या फिर जो मेटास्प्लॉइट है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा टूल साबित हो सकता है। और दोस्तों, जिनको नहीं पता कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, उनको मैं बता देता हूँ कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक ऐसी सिक्योरिटी टेस्टिंग होती है जहाँ पे हम नेटवर्क या फिर सिस्टम में वर्नेबिलिटीज़ ढूंढते हैं। वर्नेबिलिटीज़ मींस वीकनेस ऑफ सिस्टम, यानी कि सिस्टम या नेटवर्क की वो वीकनेस जिनकी मदद से अटैकर उन नेटवर्क को हैक कर सकता है या फिर उनका अनऑथराइज्ड एक्सेस ले सकता है। ऐसी कमियों को, ऐसी वर्नेबिलिटीज़ को हम ढूंढते हैं, उन्हीं को हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि वर्नेबिलिटी असेसमेंट में और पेनिट्रेशन टेस्टिंग में क्या फ़र्क है। तो अगर वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो आई बटन पे लिंक है, वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं। मेटास्प्लॉइट एक ऐसा टूल है जो कि हैकिंग को बहुत ज़्यादा ईजी बना देता है। अगर आप मेटास्प्लॉइट का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपके लिए हैकिंग एक बहुत ही मुश्किल टास्क हो सकता है, लेकिन अगर आप मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं तो हैकिंग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है। मेटास्प्लॉइट एक ऐसा टूल है जिसको आप मल्टीपर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हैकिंग में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना है तो आप मेटास्प्लॉइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको सिस्टम का एक्सेस गेन करना है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सेस को मेंटेन रखने के लिए, यहाँ तक कि अगर आपको सिक्योरिटी डिवाइसेस या फिर हम बात करते हैं सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स जैसे कि एंटीवायरस, IDS, IPS डिवाइसेस जो कि सिक्योरिटी डिवाइसेस रहते हैं, किसी भी इंट्रूजन को या फिर किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस को डिटेक्ट करने के लिए चीज़ें बनाई गई हैं, अगर उन डिवाइसेस से आपको बचना है तो उनके लिए भी आप मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक
ऐसा टूल है जिसको रेड टीम और ब्लू टीम दोनों ही इस्तेमाल करते हैं, यानी कि डिफेंसिव और ऑफेंसिव पर्पज से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ तक कि जो मेटास्प्लॉइट है वो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से हैकर्स इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। एंड दोस्तों मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क फ्री एंड लाइसेंस दोनों ही ऑप्शन में आपको अवेलेबल है इंटरनेट पे। अगर आप इसका फ्री वर्जन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो काली लिनक्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो प्री इंस्टॉल्ड आता है काली लिनक्स में। एंड अगर आप इसको विंडोज़ में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वो भी हम थोड़ी ही देर में जानेंगे किस तरीके से हम इसको विंडोज़ में इंस्टॉल कर सकते हैं। बट अगर आप इसका पेड वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हैं और अगर आप कमांड लाइन पे काम नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर आप इसका फ्री वर्जन इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे आपको कमांड लाइन पे काम करना पड़ेगा। हालांकि कुछ अदर ऑप्शंस भी हैं जहाँ पे हम इसको ग्राफिकली फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जेन्युइन मेटास्प्लॉइट को डाउनलोड करेंगे ग्राफिकल वर्जन में ग्राफिकली यूज़ करने के लिए तो आपको वहाँ पे उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। सो बेसिकली ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन मेटास्प्लॉइट के बारे में। तो जहाँ पे हमने जाना कि मेटास्प्लॉइट जो है एक बहुत ही पॉपुलर पेन टेस्टिंग टूल है जिसको रेड टीम और ब्लू टीम दोनों ही इस्तेमाल कर सकती हैं। आप इसको पेन टेस्टिंग के लिए, इवन वर्नेबिलिटी असेसमेंट के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हैकर्स यूज़ करते हैं इसको कस्टमाइज करने के लिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। एंड ये दोनों ही ऑप्शंस में अवेलेबल है, फ्री में एंड लाइसेंस बोथ, जैसा चाहें आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेटास्प्लॉइट के बारे में। आगे बढ़ते हैं। सो अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ मेटास्प्लॉइट, यानी कि मेटास्प्लॉइट की हिस्ट्री के बारे में हम बात करते हैं कि मेटास्प्लॉइट का क्या हिस्ट्री है। सो फ्रेंड्स, अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो एस.डी. मोर नाम का एक पर्सन था जिसने बहुत सालों पहले इस प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करा था और 2003 में मेटास्प्लॉइट का 1.0 वर्जन रिलीज़ हुआ जो कि पर्ल लैंग्वेज में लिखा गया था, जिसमें 11 एक्सप्लॉइट्स थे, राइट। एंड 2007 में क्या हुआ, इस जो मेटास्प्लॉइट था जो कि पर्ल लैंग्वेज में लिखा गया था, इसको दोबारा से लिखा गया रूबी लैंग्वेज में, ठीक है। पर्ल एंड रूबी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे कि पाइथन, जावा, C++, इसी तरीके से पर्ल एंड रूबी है। सो 2007 में इसको वापस से लिखा गया, इनकी रीराइट करा गया रूबी लैंग्वेज में। एंड उसके 2 साल बाद 2009 में इसको रैपिड 7 नाम की कंपनी में, जो कि सिक्योरिटी कंपनी है, उसने मेटास्प्लॉइट को ख़रीद लिया 2009 में। एंड जब ये मेटास्प्लॉइट जब बना था यानी कि 2003 में, तब इसमें 11 एक्सप्लॉइट्स थे, लेकिन जब 2009 में इसको रैपिड 7 ने ख़रीदा तो इसमें 1500 से ज़्यादा एक्सप्लॉइट्स थे, जो कि स्टार्टिंग में 11 एक्सप्लॉइट्स थे एंड 500 से ज़्यादा इसमें पेलोड्स थे। सो बहुत ही ज़्यादा बदलाव हो गया था 2003 के अकॉर्डिंग अगर हम 2009 में इसमें बात करते हैं तो। एंड मेटास्प्लॉइट से पहले क्या चलता था वो हम बात कर लेते हैं। जब तक मेटास्प्लॉइट नहीं आया था उससे पहले जितने भी हमारे पास सिक्योरिटी रिसर्चर्स थे या फिर जो पेन टेस्टर्स थे, उनको मैनुअली कोड लिखने पड़ते थे एंड सिस्टम के अकॉर्डिंग उनको कोड लिखने पड़ते थे कि किस सिस्टम पर अटैक करना है, उसके हिसाब से उनको कोड लिखने पड़ते हैं। उनको ये भी नहीं पता होता था कि जो हम कोड लिख रहे हैं वो एक्चुअल में उस पर्टिकुलर सिस्टम पे वर्क करेगा भी या फिर नहीं करेगा। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती थी पेन टेस्टिंग में, वर्नेबिलिटी असेसमेंट में। लेकिन मेटास्प्लॉइट के आने के बाद उनका काम बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहा जो पेन टेस्टर्स से, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा ये प्रोजेक्ट पेन टेस्टर्स के लिए, सिक्योरिटी रिसर्चर्स के लिए। तो ये बहुत ही बड़ा रोल निभाता है मेटास्प्लॉइट पेन टेस्टिंग में, जो कि हम धीरे धीरे आगे हम कवर करने वाले उन चीज़ों को। तो ये था एक हिस्ट्री मेटास्प्लॉइट के बारे में, जहाँ पे हमने जाना कि 2003 में एस.डी. मोर ने इसको इंट्रोड्यूस करा, जहाँ पे 11 एक्सप्लॉइट्स थे। एंड 2007 में इसको रीराइट करा गया रूबी में, जो कि स्टार्टिंग में पर्ल लैंग्वेज में लिखा गया था एंड बाद में इसको रूबी में कन्वर्ट कर दिया गया। एंड 2009 में इसको रैपिड 7 ने खरीद लिया गया, जहाँ पे 11 एक्सप्लॉइट थे, बाद में 1500 एक्सप्लॉइट्स कर दिए गए एंड 500 ज़्यादा इसमें पेलोड्स कर दिए गए। तो ये था दोस्तों हिस्ट्री ऑफ मेटास्प्लॉइट। अब हम बात करते हैं मेटास्प्लॉइट लैब को किस तरीके से हम रेडी कर सकते हैं। सो मेटास्प्लॉइट लैब को रेडी करने के लिए आपको एक VMware की ज़रूरत पड़ेगी, एक काली लिनक्स, मेटास्प्लॉइटेबल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो अगर आपने मेरी पहले की एक वीडियो नहीं देखी जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप एक हैकिंग लैब रेडी कर सकते हैं, एक वर्चुअल लैब रेडी कर सकते हैं, तो आई बटन पर उसका लिंक है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, जहाँ पर मैंने आपको बताया है डिटेल में कि किस तरीके से आप हैकिंग लैब को रेडी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि किस तरीके से हम मेटास्प्लॉइट को इंस्टॉल करेंगे अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब क्योंकि काली लिनक्स में मेटास्प्लॉइट ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड आता है, तो वो हम देखेंगे किस तरीके से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। बट अभी फिलहाल हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको विंडोज़ में इंस्टॉल कर सकते हैं। सो मेटास्प्लॉइट को विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पे। तो ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में लिखना है metasploit.com। तो यहाँ पे मेटास्प्लॉइट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे, और डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क एंड मेटास्प्लॉइट प्रो। सो जो मेटास्प्लॉइट प्रो है
वो प्रोफेशनल वर्जन है मेटास्प्लॉइट का, जहाँ पे आपको लाइसेंस लेना पड़ता है इसको यूज़ करने के लिए। हालांकि आप इसका फ्री ट्रायल इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का, तो या तो आप डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको इसके अदर वर्जन्स देखने हैं या फिर आप इसको अलग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप अदर वर्जन्स पे क्लिक करेंगे। अदर वर्जन्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे लिनक्स एंड विंडोज़ दोनों के ही इंस्टॉलर यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो क्योंकि हम इसको इंस्टॉल करने हैं हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो हम क्लिक करेंगे पहले वाले ऑप्शन पे, यानी कि विंडोज़ 64 installer.exe। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो डाउनलोड होगा वो स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो कुछ इस तरह का .exe फाइल आपको देखने को मिलेगा। इसको आपने नॉर्मली डबल क्लिक करके और यहाँ पे आपको नॉर्मल जैसे आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं सिंपली आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है। एंड इंस्टॉल करने के बाद आपको CMD को एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करना है। तो हम CMD को एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ओपन कर लेते हैं। तो अब हमको CMD को एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करना है। तो हम यहाँ पे सर्च बार में लिखता हूँ CMD एंड मैं उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ। अब यहाँ पे आपको उस डायरेक्टरी में जाना है जहाँ पे आपने अपने मेटास्प्लॉइट को इंस्टॉल किया हो। इन माय केस हमने इंस्टॉल करा है मेटास्प्लॉइट को C ड्राइव में मेटास्प्लॉइट फोल्डर के अंदर। तो अभी हमको इसी डायरेक्टरी में जाना है। तो अभी हम यहाँ पे मैं अपना पाथ चेंज करता हूँ और सेम डायरेक्टरी में चलता हूँ। तो अभी हम मेटास्प्लॉइट डायरेक्टरी में आ चुके हैं। dir करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास सारी डायरेक्टरी ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे हमको कमांड लिखना है console.bat एंड ये कमांड रन करने के बाद आप मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को इस्तेमाल कर सकते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में। जितना भी कमांड आप मेटास्प्लॉइट में यूज़ करेंगे वो सारा का सारा आप विंडोज़ यहीं से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये ओपन होने में। तो फ्रेंड्स कमांड को एग्जीक्यूट होने के बाद कुछ इस तरह का आपको कमांड लाइन इंटरफेस देखने को मिलता है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का। और अगर आपको इसका ग्राफिकल इंटरफेस में काम करना पसंद है एंड अगर आप इसको ग्राफिकल इंटरफेस में यूज़ करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज़ में हमारा मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क इंस्टॉल हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसको सिक्योरिटी टेस्टिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लिनक्स में किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने काले लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे। अब यहाँ पे हमको ओपन करना है टर्मिनल एंड टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ पे हमको एक कमांड लिखनी है MSF कंसोल। तो जैसे ही आप MSF कंसोल एंटर करेंगे यहाँ पे हमारा मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क ऑन हो जाएगा एंड इस तरीके से आप लिनक्स में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से आप विंडोज़ और लिनक्स में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं मेटास्प्लॉइट आर्किटेक्चर एंड उसके मॉड्यूल्स के बारे में। तो मेटास्प्लॉइट के फाइल सिस्टम को देखने के लिए एंड उसके मॉड्यूल्स को देखने के लिए हम चलते हैं यहाँ पे फाइल सिस्टम पे। एंड फाइल सिस्टम पे जाने के बाद आपको जाना है USR डायरेक्टरी पे एंड उसके बाद आपको जाना है शेयर डायरेक्टरी पे एंड देन आपको यहाँ पे मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क पे क्लिक करना है। यहाँ पे मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क की डायरेक्टरी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मेटास्प्लॉइट। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क की डायरेक्टरी यहाँ पे मिल रही है। सो यहाँ पे हमें मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी मिल रही है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा मॉड्यूल्स का। सो मॉड्यूल्स डायरेक्टरी पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल मॉड्यूल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि ऑक्सिलरी, पेलोड्स, एक्सप्लॉइट्स। इन सभी के बारे में अभी थोड़ी देर में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं इन डायरेक्टरीज के बारे में। तो यहाँ पे मल्टीपल डायरेक्टरीज आपको देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले अगर हम जहाँ पे डेटा की डायरेक्टरी है उसकी अगर हम बात करते हैं जो यहाँ पे आपको दिख रही है। सो फ्रेंड्स जो डेटा डायरेक्टरी होती है इसमें आपकी एडिटेबल फाइल्स रहती है जो कि मेटास्प्लॉइट यूज़ करता है बाइनरीज को स्टोर करने के लिए सर्टेन एक्सप्लॉइट्स के लिए। ओके एंड देन अगर हम दूसरी डायरेक्टरी की बात करते हैं टूल्स की, तो यहाँ पे जो टूल्स डायरेक्टरी मिल रही है यहाँ पे आपके कमांड लाइन यूटिलिटीज़ रहती हैं जो कि हम यूज़ करते हैं मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के दौरान। थर्ड अगर हम बात करते हैं स्क्रिप्ट्स की, तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है यहाँ पे आपके स्क्रिप्ट्स रहती हैं
फिर एक डायरेक्टरी आती है मॉड्यूल्स, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो मॉड्यूल्स वो डायरेक्टरी रहती है जिसके अंदर एक्चुअल मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के मॉड्यूल्स रहते हैं, जैसे कि एक्सप्लॉइट्स, ऑक्सिलरी पेलोड, जिनके बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम प्लगइन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके प्लगइन्स रहते हैं जो कि आपके काम को और ज़्यादा इजी बना देते हैं, जैसे कि जो काम आपको मैनुअली करने पड़ते वो यहाँ पे प्लगइन्स का इस्तेमाल करके वो टास्क आप ऑटोमेटिक कर सकते हो। फिर अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन डायरेक्टरी है, अगर हम डॉक्यूमेंटेशन डायरेक्टरी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे अवेलेबल डॉक्यूमेंट रहते हैं रिलेटेड टू मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। एंड लास्ट अगर हम लाइब्रेरी के बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली मीट ऑफ द फ्रेमवर्क कोड बेस है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, पूरा लाइब्रेरी रहता है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का। तो ये था मेटास्प्लॉइट का फाइल सिस्टम। एंड अब हम बात करते हैं इसके मॉड्यूल्स के बारे में। सो मेटास्प्लॉइट के जो मॉड्यूल है वो क्या होता है। सो मॉड्यूल एक ऐसा पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जो कि मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क यूज़ करता है कुछ सर्टेन टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि किसी भी टारगेट को स्कैन करने के लिए या फिर एक्सप्लॉइट करने के लिए। सो ये एक्सप्लॉइट होता क्या है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको धीरे धीरे करके इन सब चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ पे हम बात करेंगे एक्सप्लॉइट, ऑक्सिलरीज, पेलोड्स, एनकोडर्स, नॉब्स, इवेजन एंड पोस्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्लॉइट के बारे में कि एक्सप्लॉइट क्या होता है। सो एक्सप्लॉइट एक ऐसा टूल होता है जो कि हम किसी भी सिस्टम की या किसी भी नेटवर्क की वर्नेबिलिटी का एडवांटेज लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका एक कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर की एक वीकनेस है या फिर उस कंप्यूटर में एक वर्नेबिलिटी है जिसकी मदद से कोई भी आपके सिस्टम में एक्सेस ले सकता है। तो उस वर्नेबिलिटी का एडवांटेज लेने के लिए हम एक्सप्लॉइट का इस्तेमाल करते हैं। एक्सप्लॉइट का इस्तेमाल करके हम किसी भी सिस्टम में अपना एक्सेस क्रिएट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सिलरी की। सो जो ऑक्सिलरी मॉड्यूल रहता है इसका एक्सप्लॉइटेशन से कोई लिंक नहीं होता, यानी कि इसको हम सिस्टम में एक्सेस बनाने के लिए नहीं यूज़ करते हैं। इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे टारगेट पे स्कैनिंग करने के लिए, स्निफिंग करने के लिए, फजर्स के लिए, डॉस अटैक परफॉर्म करने के लिए, ये सब अटैक परफॉर्म करने के लिए हम ऑक्सिलरी का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड, अगर हम पेलोड की बात करते हैं तो पेलोड वो कोड होता है जो कि किसी भी सिस्टम में एक्सेस लेने के बाद जब हम एक्सप्लॉइट करते हैं किसी भी सिस्टम में, उसके बाद जो हम कोड एग्जीक्यूट करते हैं वो पेलोड होता है। सो पेलोड की ही मदद से हम किसी भी सिस्टम का रिमोट ले सकते हैं या फिर अदर टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। फोर्थ, अगर हम बात करते हैं एनकोडर्स की, तो एनकोडर्स क्या करते हैं, एनकोडर्स आपके कोड को एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि एंड सिस्टम पे या फिर एंड नेटवर्क पे अगर कोई नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइसेस लगा हुआ है जैसे कि आईडीएस, आईपीएस, एंटीवायरस, तो वो उसको डिटेक्ट ना कर पाए और आपके पेलोड को जो आपकी डेस्टिनेशन है वहाँ तक सही तरीके से पहुँचाने का काम एनकोडर्स करते हैं। फिफ्थ, अगर हम बात करते हैं नॉब्स की, तो नॉब्स का फुल फॉर्म होता है नो ऑपरेशंस। सो नॉब्स का काम होता है आपके पेलोड के साइज को मेंटेन रखना और आपके पेलोड्स को क्रैश होने से बचाना। सिक्स्थ, अगर हम बात करते हैं इवेजन की, तो जो इवेजन मॉड्यूल है ये न्यू लॉन्च हुआ है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क में। इवेजन मॉड्यूल का काम होता है आपके पेलोड्स को, जो हमारे एंटीवायरस रहते हैं या फिर आईडीएस, आईपीएस डिवाइसेस हैं जो कि सिक्योरिटी डिवाइसेस रहते हैं और अनऑथराइज्ड एक्सेस को डिटेक्ट कर लेते हैं, इन डिवाइसेस से, इन सॉफ्टवेयर से बचने के लिए हम इवेजन मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट, अगर हम बात करते हैं पोस्ट मॉड्यूल का, सो पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल हम यूज़ करते हैं किसी भी नेटवर्क में या किसी भी सिस्टम में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। एक बार अगर आपने किसी भी सिस्टम में, किसी भी नेटवर्क में पेनिट्रेशन टेस्टिंग करी, उस सिस्टम में आपने एंट्री ले ली, तो उस सिस्टम की और ज़्यादा डीपर इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हम पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि MSF कंसोल होता क्या है। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को यूज़ करना चाहते हैं तो उस फ्रेमवर्क को एक्सेस करने के लिए आपको एक इंटरफेस की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है MSF कंसोल। सो MSF कंसोल एक मोस्ट पॉपुलर इंटरफेस है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का। MSF कंसोल के ज़रिए ही हम मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को एक्सेस कर पाते हैं। एंड इसकी एक खास बात ये भी है कि आप MSF कंसोल के अंदर एक्सटर्नल कमांड भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, जैसे कि आप MSF कंसोल के अंदर ही आप nmap परफॉर्म करवा सकते हैं, कनेक्ट कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, पिंग कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग कमांड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं MSF कंसोल के अंदर। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन MSF कंसोल के बारे में, जहाँ पे हमें पता चला कि MSF कंसोल को हम यूज़ करते हैं मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को एक्सेस करने के लिए। इन शॉर्ट, MSF कंसोल एक हमें यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को एक्सेस करने के लिए। तो अब हम जानते हैं मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के बेसिक फंक्शन, किस तरीके से हम मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करते हैं, कैसे उनके कमांड्स को हम इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने काले लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे।
सो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूं अपने काले लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जहां पे मैंने अपने काले लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल कर रखा है। एंड सेकंड सिस्टम जो हमारा टारगेट मशीन है यानी कि मेटास्प्लॉइटेबल, उसको मैंने यहां पे इंस्टॉल कर रखा है। तो अगर आपको नहीं पता कि मेटास्प्लॉइटेबल मशीन को किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं एंड किस तरीके से हम इसको इंस्टॉल करेंगे या फिर काले लिनक्स को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, तो उसकी वीडियो में पहले ही बना चुका हूँ। तो आई बटन पर उसका लिंक है, आप वहाँ पर वो वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप वो वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। सो फिलहाल हमारे पास ये है हमारी मेटास्प्लॉइटेबल मशीन, जो एक इंटेंशनली वर्नेबल मशीन है जिसमें हम अपना अटैक परफॉर्म करेंगे। क्योंकि हम पब्लिक नेटवर्क पे अटैक परफॉर्म नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ इलीगल, तो इसलिए हम अपने वर्चुअल मशीन में ही अटैक परफॉर्म करेंगे। एंड ये है हमारी अटैकिंग मशीन जो है काले लिनक्स। सो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को एक्सेस करने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं अपने टर्मिनल पे। एंड टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें एक सिंपल बेसिक सी कमांड चलानी है, MSF कंसोल, जिसका हम यूज़ करते हैं मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को एक्सेस करने के लिए। लेकिन MSF कंसोल से पहले एक और कमांड है जिसको आपको रन करना पड़ेगा। वो कमांड है PostgreSQL, जो डेटाबेस होता है हमारा, उसको हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये PostgreSQL डेटाबेस क्या है? सो PostgreSQL जो डेटाबेस है, ये बेसिकली एक ओपन सोर्स डेटाबेस है जिसको मेटास्प्लॉइट यूज़ करता है, या फिर हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी पेन टेस्टिंग रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए। सो PostgreSQL क्या है? एक डेटाबेस है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं हमारे पेन टेस्टिंग रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं, इसकी सर्विस को। तो सर्विस को स्टार्ट करने के लिए एक सिंपल सी कमांड है, तो आप लिखेंगे उसके लिए सर्विस PostgreSQL स्टार्ट एंड एंटर प्रेस करेंगे। तो यहां पे पासवर्ड पूछेगा आपसे आपके यूजर का, तो यहां पे आप पासवर्ड डाल देंगे। तो यहां पे हमारी PostgreSQL सर्विस स्टार्ट हो चुकी है। चेक करने के लिए आप टाइप कर सकते हैं सर्विस PostgreSQL एंड स्टार्ट की जगह आपको यहां पे लगाना है स्टेटस एंड एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सर्विस है हमारी वो एक्टिव हो चुकी है। सो अब हमें टाइप करना है MSF कंसोल एंड एंटर प्रेस करना है। तो ये थोड़ा सा वक्त लेता है ओपन होने में, अपनी डेटाबेस को लोड करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मेटास्प्लॉइट जो फ्रेमवर्क है वो ओपन हो चुका है। एंड यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, 2071 एक्सप्लॉइट्स, 1123 ऑक्सिलरीज, 352 पोस्ट, 592 पेलोड्स, 45 एनकोडर्स, 10 नॉप्स, 7 इविजन। तो अगर आपको नहीं पता कि ये सब क्या है, तो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया है जहाँ पे हर एक चीज़ को मैं डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि ये क्या है एंड मेटास्प्लॉइट की पूरी हिस्ट्री, उसका पूरा इंट्रोडक्शन। तो अगर फर्स्ट वीडियो आपने नहीं देखी तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा पहले आप वो वाली वीडियो देखिए, देन आप इस वीडियो पर कंटिन्यू करिए। तो यहाँ पे जहाँ पे 2071 एक्सप्लॉइट्स लिखे हैं, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जब मेटास्प्लॉइट इंट्रोड्यूस करा गया था तब इसमें 11 एक्सप्लॉइट्स थे। एंड आज की डेट में आप देख सकते हैं 2071 एक्सप्लॉइट्स आ गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले एक बेसिक कमांड के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो एक ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है इसको हम बैनर बोलते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के मेटास्प्लॉइट में बैनर हैं। तो अगर आपको बैनर चेंज करना है तो सिंपल आपने बैनर लिखना है एंड एंटर प्रेस करना है। सो यहाँ पे ये अलग बैनर यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा कोई चेंज करना है वापस से, तो बैनर लिखेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे एक दूसरा बैनर आपके सामने आ जाएगा। तो अगर आपको ये जो बैनर्स अलग अलग बैनर्स दिखाई दे रहे हैं, ये अगर आपको नहीं चाहिए तो उसके लिए भी एक कमांड है। तो हम दूसरा टर्मिनल में ओपन करता हूँ। तो सिंपली आपने लिखना है MSF कंसोल -Q। तो -Q लिखने से ये जो बैनर इंट्रोड्यूस आपके सामने हुआ था वो बैनर नहीं आएगा, डायरेक्टली मेटास्प्लॉइट जो फ्रेमवर्क है उसका एक शेल आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास कोई भी बैनर ओपन नहीं हुआ है, इंस्टेड आपके पास सिर्फ एक शेल ओपन हो गया मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का। तो इस तरीके से आप इसको क्वाइट मोड में ओपन कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं। सो सबसे पहली अगर कमांड की हम बात करते हैं तो वो होती है हेल्प कमांड। हेल्प कमांड का इस्तेमाल हम करते हैं जितनी भी मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क में कमांड्स हैं उनके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो हम हेल्प कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल आपने हेल्प लिखना है एंड एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ पे जितनी भी कमांड्स हैं तो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। जितनी भी कोर कमांड्स हैं उसकी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। कमांड क्या है एंड उसका डिस्क्रिप्शन, यानी कमांड का नाम एंड उनका डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। एडवांस्ड वो क्या करता है, इस तरीके से यहाँ पे हैंडलर के काम क्या होते हैं, ओके। रिसोर्स का काम क्या है, ओके। तो इस तरीके से आप जितनी भी कमांड्स हैं मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क में हर एक कमांड के बारे में उसका डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अदर कमांड्स के बारे में। सो मेटास्प्लॉइट में मल्टीपल पेलोड्स हैं, इवेजन है, पोस्ट है, नॉप्स हैं, एक्सप्लॉइट्स हैं। तो अलग अलग अगर आपको ऑक्सिलरीज देखनी है, पेलोड्स देखने हैं, एक्सप्लॉइट्स देखनी है, तो किस तरीके से आप देख सकते हैं, तो उसके लिए हम कमांड का इस्तेमाल करते हैं शो। तो शो कमांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक्सप्लॉइट्स देखने हैं तो आप शो एक्सप्लॉइट्स देखेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे, तो जितने भी मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क में एक्सप्लॉइट्स होंगे उन सभी का लिस्ट आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जितने भी मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क में एक्सप्लॉइट्स अवेलेबल थे वो सारे ही एक्सप्लॉइट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो हम स्क्रॉल अप करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे एक्सप्लॉइट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। एंड सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो एक्सप्लॉइट्स हैं वो विंडोज़ के एक्सप्लॉइट्स हैं। तो अभी जैसे हमने एक्सप्लॉइट्स देखे तो उसी तरीके से हम पेलोड्स देख सकते हैं, पोस्ट देख सकते हैं, इविजन मॉड्यूल्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें पेलोड्स मॉड्यूल्स देखने हैं तो किस तरह से देखेंगे, सेम प्रोसेस आपने लिखना है शो एंड पेलोड्स एंड एंटर प्रेस करना है। तो जितने भी पेलोड्स अवेलेबल होंगे मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क में वो सभी पेलोड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे आपको बस मल्टीपल पेलोड्स अवेलेबल हैं यहाँ पे मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क में। एंड ये जितने भी पेलोड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक्सप्लॉइट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो अगर आपको नहीं पता कि इनका यूज़ कैसे करना है तो वीडियो में बने रहिएगा एंड इस सीरीज़ को कंटिन्यू करिएगा। एंड प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि इसी तरीके से हम वीडियोज़ लाते रहेंगे मेटास्प्लॉइट की सीरीज़ की। तो इस तरीके से आप एक्सप्लॉइट्स को, पेलोड्स को एंड अदर मॉड्यूल्स को सर्च कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगर हमें किसी स्पेसिफिक एक्सप्लॉइट का इस्तेमाल करना हो या फिर किसी स्पेसिफिक पेलोड का इस्तेमाल करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सो अभी हमारे पास जो टारगेट मशीन है वो हमारी मेटास्प्लॉइटेबल है, एज यू कैन सी हियर। सो हमारे पास जो हमारा अटैकिंग मशीन है वो है हमारी काला लिनक्स। तो मैं अभी आपको जिन ऑप्शंस का मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिखाया है उन सभी ऑप्शन का मैं अभी आपको इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। तो किसी भी मॉड्यूल को अगर आपने लोड करना हो तो वो आप कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा हमारे पास मल्टीपल एक्सप्लॉइट्स ओपन हो चुके हैं, तो अगर उनमें से किसी एक एक्सप्लॉइट का मैं यूज़ करना हो या फिर उनको लोड करना हो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क में तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। सो लोड करने के लिए सिंपली हम कमांड का इस्तेमाल करते हैं यूज़। आपने यूज़ लिखा, स्पेस देंगे एंड जो भी आपका मॉड्यूल है उसका आप यहाँ पे नाम पेस्ट कर देंगे। क्योंकि हमारे पास मल्टीपल मॉड्यूल्स है तो सिंपल आपने वहाँ से कॉपी किया एक मॉड्यूल का नाम और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे शो लिखा, शो एक्सप्लॉइट्स एंड एंटर प्रेस किया। सो जैसे कि आपके सामने यहाँ पे मल्टीपल एक्सप्लॉइट्स के नाम आ गए हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये उन सभी एक्सप्लॉइट्स के नाम है जो हमारे पास सामने अभी अवेलेबल हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमको ये वाला एक्सप्लॉइट यूज़ करना हो तो सिंपली हमने इसको कॉपी किया एंड यहाँ पे हमें लिखना है यूज़ एंड यहाँ पे आप उसको डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं एंड एंटर प्रेस करेंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो एक्सप्लॉइट है वो सिलेक्ट हो चुका है जो अभी हमने कॉपी किया था। तो इस तरीके से आप एक्सप्लॉइट्स को लोड कर सकते हो अपने मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क में। तो मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क में ये पर्टिकुलर एक्सप्लॉइट लोड हो चुका है। सो अब इस एक्सप्लॉइट में यहाँ पे मल्टीपल हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो मल्टीपल चीज़ें हम जान सकते हैं एक्सप्लॉइट्स के बारे में। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमें ये देखना हो कि इस एक्सप्लॉइट में ऐसे कौन कौन से पेलोड है जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपली आपने लिखना है यहाँ पे शो पेलोड एंड एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे जितने भी इस एक्सप्लॉइट के पेलोड होंगे वो सब आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, एज यू कैन सी हियर, राइट। तो इस एक्सप्लॉइट के साथ आप इतने सारे पेलोड्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आपको अदर ऑप्शंस देखने हो इस एक्सप्लॉइट के बारे में तो सिंपली आपने शो लिखना है एंड ऑप्शंस लिखना है, एंटर प्रेस करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आए हैं, आर होस्ट, आर पोर्ट, ठीक है। तो ये आर होस्ट, आर पोर्ट क्या होता है। सो बेसिकली आर होस्ट होता है रिमोट होस्ट। रिमोट होस्ट होता है यहाँ पे आपका जो भी टारगेट मशीन है उसका आईपी एड्रेस आता है एंड आर पोर्ट होता है रिमोट पोर्ट, ओके। इसी तरीके से यहाँ पे आपको एल होस्ट और एल पोर्ट होता है। एल होस्ट मतलब होता है लोकल होस्ट यानी कि आपकी अटैकिंग मशीन का आईपी एड्रेस, और एल पोर्ट, ओके। एंड ये है एग्जिट फंक्शन। तो इन फंक्शंस को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं मैं भी आपको थोड़ी देर में इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। एंड यहाँ पे आपको एक्सप्लॉइट टारगेट भी बता रहा है कि ये वाला जो एक्सप्लॉइट है ये कौन से टारगेट मशीन पे काम करेगा। तो यहाँ पे दिखा रहा है विंडोज़ एक्सपी सर्विस पैक 2 वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये एक्सप्लॉइट काम कर सकता है।
सो अगर आपको यहाँ पे आर होस्ट सेट करना हो तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम इस्तेमाल में लाते हैं सेट कमांड का। आपने सेट लिखना है एंड यहाँ पे लिखना है आर होस्ट एंड जो भी आपका टारगेट मशीन है उसका आप आईपी दे देंगे। तो अभी हमारे पास यहाँ पे विंडोज़ वाला मशीन तो नहीं है, हमारे पास यहाँ पे है मेटास्प्लॉइटेबल जो कि एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मैं आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे आर होस्ट में हमारा जो मेटास्प्लॉइट वाला मशीन है उसका आईपी दे देता हूँ। एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे आर होस्ट में ये वाला आईपी सेट हो चुका है। चेक करने के लिए फिर से आप लिखेंगे शो ऑप्शंस, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा आर होस्ट में हमारी मेटास्प्लॉइट मशीन का जो आईपी है वो सेट हो चुका है। सो ये पर्टिकुलर एक्सप्लॉइट के बारे में आपको अगर और जानना है तो आप इस्तेमाल में ले सकते हैं इन्फो कमांड का। आपने इन्फो लिखना है, एंटर प्रेस करना है। सो ये जो पूरा एक्सप्लॉइट है इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन जानने के लिए आपको यहाँ पे एक छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन आपके सामने ओपन हो जाएगा। जो एक्सप्लॉइट का नाम क्या है, राइट, कौन से प्लेटफॉर्म पे वर्क करेगा एंड लाइसेंस, ठीक है, कब डिस्क्लोज हुआ था, 2008 में डिस्क्लोज हुआ था ये। अवेलेबल टारगेट्स यानी कौन कौन से टारगेट पे आप इसको एग्जीक्यूट करवा सकते हो, विंडोज़ एक्सपी पे और विंडोज़ सर्वर 2000 पे, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको उसकी पेलोड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उसके बारे में पता चल जाएगा क्या है। एंड यहाँ पे उसके रेफरेंस मिल रहा है यानी कि उसके CVE डिटेल्स यानी कॉमन वर्नेबिलिटी एक्सपोजर डिटेल्स मिल रहा है। यानी कि अगर आप उसको इस पर्टिकुलर CVE को सर्च करते हैं तो इसके एक्सप्लॉइट्स आपको वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, फिर अदर इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल सकती है। तो ये सब जो चीज़ें मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो आने वाली वीडियो में मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में इन चीज़ों के बारे में बताऊँगा। तो अभी सिर्फ क्योंकि इंट्रोडक्शन है इसलिए मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ एंड आई होप कि आपको समझ में आ रही हैं। तो यहाँ पे आप इन्फो कमांड की मदद से भी डिटेल में डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं पर्टिकुलर एक्सप्लॉइट का। सो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है शो टारगेट का। तो जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है अवेलेबल टारगेट्स, तो अगर आपको नहीं पता कि जो एक्सप्लॉइट का आप इस्तेमाल कर रहे हो वो कौन से टारगेट के लिए है, फॉर एग्जांपल अगर हम इस एक्सप्लॉइट का विंडोज़ 10 पे यूज़ करेंगे तो यहाँ पे वो यूज़ ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसने हमें बता दिया अवेलेबल टारगेट कौन से हैं, सिर्फ इन्हीं 2 ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये एक्सप्लॉइट काम करेगा। तो अगर इस तरीके से यहाँ पे 2000 से ज़्यादा एक्सप्लॉइट्स हैं और आपको नहीं पता होगा कि कौन सा एक्सप्लॉइट कौन से टारगेट पर काम करेगा, तो यहाँ पर एक और कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कमांड का नाम है शो टारगेट, शो टारगेट्स एंड एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे टारगेट्स का नाम बताएगा कि ये वाला जो एक्सप्लॉइट है वो कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करेगा। इसके अलावा एक और कमांड है शो एडवांस्ड, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एडवांस ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो अब मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ एंड नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपने ये पर्टिकुलर एक्सप्लॉइट आपने चूज़ कर रखा है, अगर आपको इस एक्सप्लॉइट से बैक जाना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। हमें यहाँ पे टाइप करना है बैक एंड एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम जो एक्सप्लॉइट में थे वहाँ से हम बैक आ चुके हैं मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क में। सो ये थी कुछ बेसिक कमांड्स मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के बारे में। अब मैं आपको लाइव हमारा जो मेटास्प्लॉइटेबल मशीन है उसका मैं आपको कमांड लाइन एक्सेस करके दिखाऊंगा मेरी काले लिनक्स मशीन से थ्रू मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। और यही चीज़ें मैं आने वाली वीडियोस में आपको भी सिखाने वाला हूं, किस तरीके से हम अपनी टारगेट मशीन को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, किस तरीके से हम वहां पे पेलोड को सेट कर सकते हैं, पेलोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल के लिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से मेरी जो मेटास्प्लॉइटेबल मशीन है इसको मैं एक्सेस करूँगा मेरी काले लिनक्स मशीन से। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था हमें सेलेक्ट करना पड़ता है कोई एक्सप्लॉइट। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लॉइट सेट कर लेता हूँ और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल एक्सप्लॉइट्स हैं तो मुझे अगर कोई पर्टिकुलर एक्सप्लॉइट को सर्च करना हो तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं कमांड का इस्तेमाल करूँगा सर्च कमांड का। तो जैसे कि मुझे पता है कि मेरा जो टारगेट मशीन है वो मेटास्प्लॉइटेबल और मेटास्प्लॉइटेबल एक वर्नेबल मशीन है, राइट। सो जैसे कि अगर मुझे देखना हो कि मेटास्प्लॉइटेबल जो मशीन है वहाँ पे कौन कौन से पोर्ट ओपन है और वहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं, सो मैं nmap कमांड का इस्तेमाल ले सकता हूँ। एंड जो मेरा टारगेट मशीन है मैंने उसका IP यहाँ पे दिया एंड -S कैपिटल V, जिससे मुझे पता चलेगा वहाँ पे कौन कौन सर्विसेज चल रही हैं, उनका कौन सा वर्जन वहाँ पे चल रहा है। तो जैसे कि अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास मल्टीपल पोर्ट आ चुके हैं जो कि वहाँ पे ओपन है एंड उनके सर्विस एंड उस सर्विस का वर्जन। ओके, तो मैं यहाँ पे एक सर्विस का इस्तेमाल करने वाला हूँ जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, NetBIOS SSN। ओके, तो मैं इस पर्टिकुलर जो मेरे पास वर्जन है इसका मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ और इस पर्टिकुलर जो मेरे पास पोर्ट है जो कि ओपन हो रखा है इस पोर्ट का मैं इस्तेमाल करूँगा जो मेरी टारगेट मशीन है उस पर एक्सेस लेने के लिए। तो मैं जो 139 पोर्ट है NetBIOS का, इसका मैं इस्तेमाल करके जो मेरी टारगेट मशीन है उस पर मैं एक्सेस लूँगा।
सबसे पहले मैं सर्च करता हूँ अपने मॉड्यूल के बारे में, तो मैंने यहाँ पे लिखा सर्च, और यहाँ पे आप अलग अलग फिल्टर्स लगा के सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैं सर्च लिखता हूँ एंड नेम, तो अगर आपको पता है कि कौन सा नाम है आपके पर्टिकुलर एक्सप्लॉइट का, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ सांबा, ओके, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप, एक्सप्लॉइट है ये, तो अगर पेलोड होगा तो आप टाइप में पेलोड लिखेंगे, एक्सप्लॉइट है तो एक्सप्लॉइट लिखेंगे, इवेजन है तो इवेजन लिख सकते हैं, एंड कौन सा प्लेटफॉर्म पे है वो चलता है, तो यहाँ पे जो है यूनिक्स प्लेटफॉर्म पे चलेगा, तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 2 एक्सप्लॉइट आ चुके हैं। तो जो फर्स्ट वाला एक्सप्लॉइट है, एक्सप्लॉइट मल्टी सांबा यूजर मैप स्क्रिप्ट, इसका मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी भी एक्सप्लॉइट का यूज़ आप कैसे करेंगे, सिंपल आपने लिखना है यूज़ एंड उसके बाद जो भी आपका एक्सप्लॉइट है उसका आपने नाम यहाँ से कॉपी किया, एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने उसको पेस्ट कर दिया एंड एंटर प्रेस किया, ओके। तो यहाँ पे मेरा एक्सप्लॉइट सेट हो चुका है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक करना है शो ऑप्शंस। तो शो ऑप्शंस लिखने के बाद यहाँ पे मेरे पास आर होस्ट आ चुका है, यानी कि रिमोट होस्ट, और यहाँ पे वो आईपी आएगी जो मेरे टारगेट की आईपी है। तो मैं सेट कर देता हूँ, एंटर प्रेस करा, तो मैंने अगेन शो ऑप्शंस लिखा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा लोकल होस्ट है वो मेरा काली लिनक्स है, और जो मेरा रिमोट होस्ट है वो दिखा रहा है मेरा मेटास्प्लॉइट मशीन को। और अब अगर मुझे इसको एक्सप्लॉइट करना हो तो सिंपल कमांड में यहाँ पे रन करूँगा, जो मैं लिखूँगा यहाँ पे एक्सप्लॉइट, और जैसे ही मैं एक्सप्लॉइट लिखता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कमांड शेल सेशन 1 ओपन, मेरी मशीन से, जो मेरी टारगेट मशीन है उससे। अब यहाँ पे मेरे पास जो मेरा टारगेट मशीन है मेटास्प्लॉइटेबल, उसका कमांड शेल ओपन हो चुका है। प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पे चलाता हूँ ifconfig, एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा आईपी एड्रेस जो कि मेरी मेटास्प्लॉइटेबल मशीन का है, एंड मेरी मशीन का आईपी है 128। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक और टर्मिनल ओपन किया, मैं सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ ifconfig, एंटर प्रेस करता हूँ, एंड यहाँ पे आपको दिखाई देगा 128 मेरा काले लिनक्स का आईपी है। एंड अगर मैं मेटास्प्लॉइटेबल मशीन पे जाता हूँ, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ ifconfig, एंटर प्रेस करता हूँ, एंड यहाँ पे आपको दिखाई देगा 133 जो कि मेरी मेटास्प्लॉइटेबल मशीन का आईपी है। तो मैंने अपने लिनक्स मशीन से मेरे मेटास्प्लॉइट मशीन का एक्सेस ले लिया वाया मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे इनकी डायरेक्टरी देखना चाहता हूँ मैं वो भी देख सकता हूँ। मैं यहाँ पे ls लिखता हूँ, तो यहाँ पे जितनी भी डायरेक्टरी हैं वो मुझे यहाँ पे लिस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क में एक्सप्लॉइट का यूज़ करके मेरी जो टारगेट मशीन है उसका मैं एक्सेस ले सकता हूँ। तो इसी तरीके से मैं आपको मल्टीपल एक्सप्लॉइट का इस्तेमाल करके दिखाऊंगा, मल्टीपल पेलोड्स का इस्तेमाल करके दिखाऊंगा, किस तरीके से हम टारगेट मशीन को एक्सेस कर सकते हैं, उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। जो मेरा पूरा सीरीज़ मैं ला रहा हूँ इसको प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इसके अलावा यहाँ पे एक और टर्म होती है जिसको हम सेशन बोलते हैं। सो सेशन क्या होता है, सेशन बेसिकली इज़ अ ग्रुप ऑफ प्रोसेस जो कि आपके सिस्टम में चल रहे होते हैं, उसको हम सेशन बोलते हैं। एंड एक टाइम पे एक सिंगल सेशन ही एक्टिव होता है एंड उसको हम बोलते हैं एक्टिव सेशन, एंड बाकी जितने भी प्रोसेस चलते हैं वो बैकग्राउंड में चलते हैं, राइट, जिसको हम बैकग्राउंड सेशंस बोलते हैं। तो अभी जैसे कि आपके सामने मेरे पास कमांड लाइन का सेशन ओपन हो रखा है, सो अगर मैं इस सेशन को बैकग्राउंड में डालना चाहता हूं, सिंपल मैं Ctrl+Z प्रेस करता हूं, एंड यहाँ पे आपको दिखाई देगा बैकग्राउंड सेशन। तो मैं Y प्रेस करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा ये वाला सेशन था वो बैकग्राउंड में चला गया। अगर इसी के साथ में एक नया सेशन ओपन करना चाहूँ तो मैं सिंपल लिखता हूँ session-h, इनकी हेल्प, एंटर प्रेस करता हूँ। सो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको देखना हो कि अभी कितने सेशन एक्टिव हैं, सिंपल सेशन लिखता हूँ एंड -l, एंटर प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक जो सेशन है वो ओपन हो चुका है। तो इसी के साथ अगर मैं ये वाले सेशन के साथ ही कोई दूसरा सेशन और ओपन करना चाहूँ तो सिंपल मैं लिखता हूँ session-u एंड सेशन का ID मैं 1 दे देता हूँ, ओके, एंड एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक मेटरपेटर का सेशन ओपन हो चुका है, क्योंकि मैंने 1 क्यों लगाया, वो सेशन का आईडी है, राइट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यू जो मेरे पास मैंने पैरामीटर लगाया वो है मेटरपेटर सेशन को ओपन करने के लिए। तो ये था कॉन्सेप्ट सेशन का। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं पेलोड्स के बारे में। तो जिन लोगों को नहीं पता कि पेलोड्स क्या होते हैं, एक्सप्लॉइट्स क्या होते हैं, इसी तरीके से और जो बेसिक हैकिंग टर्म्स हैं जिन लोगों को नहीं पता, तो वो मेरी पहले की वीडियो जाके देख सकते हैं जहाँ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा है कि एक्सप्लॉइट्स क्या होते हैं, पेलोड्स क्या होते हैं, ऑक्सिलरीज क्या होते हैं। जो हमारी पार्ट 1 वीडियो थी मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क की, उस वीडियो को अगर आप ध्यान से देख लेंगे एंड समझ लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में क्लियर हो जाएंगी। तो वो वाली वीडियो आप ज़रूर देखिए जिनको नहीं पता कि एक्सप्लॉइट एंड पेलोड्स क्या होते हैं।
तो आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं कि टाइप्स ऑफ पेलोड। सो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क में अलग अलग तरह के पेलोड्स होते हैं, जैसे कि सिंगल्स, स्टेजर्स, स्टेजेस, मेटरप्रेटर, पैसिवएक्स, ORD, IPv6 एंड अदर्स। तो इन सभी के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि सिंगल, स्टेजर्स एंड स्टेजेस क्या होते हैं एंड मेटरप्रेटर क्या होता है। इसके अलावा और जो भी पेलोड्स मेटास्प्लॉइट में इस्तेमाल करते हैं हम उन सब के बारे में एक बेसिक ओवरव्यू हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं सिंगल्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि सिंगल पेलोड क्या होता है। देखिए, जो सिंगल पेलोड होता है एक सेल्फ कंटेन्ड और एक स्टैंड अलोन पेलोड होता है। इसका हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी एक सिंगल टास्क को परफॉर्म करने के लिए या फिर सिंगल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कोई एक यूज़र क्रिएट करना हमारी टारगेट मशीन पे, या फिर कोई भी एक सिंगल फाइल को ट्रांसफ़र करना रिमोट मशीन पे। तो इस तरह के एक सिंगल टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम सिंगल पेलोड का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड, अगर हम बात करते हैं स्टेज्ड पेलोड की, जिनको हम स्टेजर्स भी बोलते हैं, तो कई बार आपको स्टेजर्स नज़र आएगा या कई बार आपको स्टेज्ड नज़र आएगा। तो स्टेज्ड या फिर स्टेजर्स दोनों की एक ही बात है। स्टेजर्स भी वही होते हैं और स्टेज्ड भी वही पेलोड्स होते हैं। तो स्टेजर्स पेलोड का हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी एक बिगर फाइल को अपलोड करने पे जो हमारी विक्टिम की मशीन है, कि जिस पे हम हैकिंग कर रहे हैं, जिस पे हम हैकिंग का टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, उस मशीन पे कोई भी एक बड़ी फाइल को अपलोड करने के लिए हम स्टेजर्स या फिर स्टेज्ड पेलोड का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड जो हमारे पास पेलोड होता है उसका नाम है स्टेज पेलोड। तो स्टेजेस पेलोड वो पेलोड होते हैं जो कि स्टेजर पेलोड डाउनलोड करता है विक्टिम की मशीन पे, और इसी के साथ जो स्टेजेस पेलोड होते हैं ये आपको एडवांस फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मेटरप्रेटर सेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। तो मेटरप्रेटर सेशन क्या होता है थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ। एंड मेटरप्रेटर सेशन के साथ ही साथ आपको VNC इंजेक्शन की सर्विस भी आपको प्रोवाइड करते हैं। अब मेटरप्रेटर क्या होता है, VNC इंजेक्शन क्या होता है, ये धीरे धीरे हम आगे की वीडियोज़ में जानेंगे। फिलहाल मैं अभी आपको बताता हूँ कि मेटरप्रेटर क्या होता है। तो मेटरप्रेटर भी एक तरह का पेलोड है मेटास्प्लॉइट में। ये हमको एक इंटरैक्टिव शेल प्रोवाइड करता है। कोई भी कमांड अगर आपको एग्जीक्यूट करनी है तो उसके लिए आपको शेल की ज़रूरत पड़ती है। तो मेटरप्रेटर आपको एक शेल प्रोवाइड करता है जहां से आप मल्टीपल कमांड्स रन करवा सकते हो। आप इसी के साथ मल्टीपल कमांड्स रन करने के साथ ही आप मल्टीपल और फंक्शंस भी वहां से परफॉर्म कर सकते हो। सो आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको मेटरप्रेटर का फुल यूसेज बताऊँगा, किस तरीके से आप मेटरप्रेटर सेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं कोड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए या फिर अदर फंक्शंस या अदर टास्क को परफॉर्म करने के लिए किस तरीके से आप मेटरप्रेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि मेटरप्रेटर एक मेटास्प्लॉइट का अटैकिंग पेलोड है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं शेल को गेन करने के लिए एंड अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए, अलग अलग कोड्स को सेंड करने के लिए। एंड इसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमारे पास पेलोड होता है पैसिवएक्स। तो पैसिवएक्स जो पेलोड होता है ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जो हमारा टारगेट मशीन है, अगर वहाँ पे फायरवॉल लगा हुआ है और वो आउटबाउंड ट्रैफिक को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो उस केस में हम पैसिवएक्स पेलोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास IPv6 एक पेलोड होता है जो कि IPv6 नेटवर्क में हम इस्तेमाल करते हैं। ORD एक पेलोड होता है जो कि लगभग सभी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करता है एंड वहाँ पे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। NONX एक पेलोड होता है जहाँ पे आप डेटा एग्जीक्यूशन प्रिवेंशन में इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो मॉडर्न CPUs हैं उसमें एक फ़ीचर होता है डेटा एग्जीक्यूशन प्रिवेंशन। तो अगर वो वाला फ़ीचर उस पर्टिकुलर सिस्टम पे इनेबल है एंड वो आपके जो वर्क फ्लो है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा, अगर आप उस पर्टिकुलर सिस्टम पे अटैक कर रहे हो तो वहाँ पे आपके जो कोड्स हैं, वहाँ पे जो आपका पेलोड्स हैं, एक्सप्लॉइट्स हैं, वो रन नहीं कर पाएंगे। तो इन दैट केस आप NONX पेलोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सभी पेलोड्स को कैसे हम इस्तेमाल करते हैं मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको बताने वाला हूँ। तो फिलहाल ये थे टाइप्स ऑफ पेलोड, तो जहाँ पे हमने जाना कि किस तरीके से जो अलग अलग पेलोड्स हैं मेटास्प्लॉइट में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि सिंगल्स, स्टेजर्स, स्टेजेस, मेटरप्रेटर, पैसिवएक्स, NONX, ORD, IPv6। तो चलिए अब जानते हैं अलग अलग शेल्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं मेटास्प्लॉइट के डिफरेंट शेल्स के बारे में। तो जिनको नहीं पता शेल्स क्या होते हैं, कर्नल क्या होता है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वो वाला वीडियो जाके देख सकते हो कि शेल क्या होता है, कर्नल क्या होता है, एक्सप्लॉइट क्या होते हैं, पेलोड्स क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं जो मेटास्प्लॉइट है कितने तरह के शेल का इस्तेमाल करता है। मेटास्प्लॉइट बेसिकली दो तरीके के शेल का इस्तेमाल करता है। पहला होता है बाइंड शेल एंड सेकेंड इज रिवर्स शेल। सो बाइंड शेल वो शेल होता है
जहाँ पे हमको हमारी जो टारगेट मशीन है या फिर जो हमारे विक्टिम का मशीन है, जहाँ पे हमको डायरेक्टली उससे कनेक्ट होना पड़ता है, जहाँ पे मैन्युअली हम उससे कनेक्ट होंगे उसके रिमोट पोर्ट पे। तो इस तरह का सिनेरियो जहाँ पे हमें देखने को मिलता है वो हमारा बाइंड शेल होता है। वहीं अगर हम सेकंड शेल की बात करते हैं, रिवर्स शेल, तो रिवर्स शेल वो शेल होता है जो कि ऑटोमेटिकली जब विक्टिम के मशीन पे हमारा कोड एग्जीक्यूट हुआ उसके बाद वहीं से कनेक्ट बैक होता है हमारी मशीन पे। यानी कि हमको खुद से वहाँ पे कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम एक लोकल पोर्ट, एक लोकल होस्ट का हम एड्रेस डालते हैं, यानी कि हमारी मशीन का हम आईपी देंगे। जैसे ही हमारा कोड हमारी विक्टिम के मशीन पे एग्जीक्यूट होगा, हमारा मशीन उस मशीन से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। वो होता है रिवर्स शेल। लेकिन बाइंड शेल में हमको मैन्युअली सेट करना पड़ता है रिमोट पोर्ट एंड रिमोट होस्ट। तो जिन लोगों का भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि बाइंड शेल क्या है, रिवर्स शेल क्या है, तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में क्लियर होने वाली हैं, क्योंकि हम इसका प्रैक्टिकल जब देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि बाइंड शेल किस तरीके से काम कर रहा है और रिवर्स शेल किस तरीके से काम कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल कि किस तरीके से हम मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके हमारे टारगेट मशीन पे हैकिंग या फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आ गया हूँ हमारे काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे एंड हमारा टारगेट मशीन जो कि मेटास्प्लॉइटेबल है वो यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर रखा है। तो अगर आपको नहीं पता कि किस तरीके से वर्चुअल लैब को क्रिएट करते हैं या फिर हैकिंग लैब को क्रिएट करते हैं, तो मैं उस वीडियो का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे एंड यहाँ पे मैं अपना कमांड लाइन या फिर टर्मिनल ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मेरे को मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को ऑन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं उसकी कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ, MSF कंसोल आपको यहाँ पे लिखना है एंड एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क ऑन हो चुका है। तो सबसे पहले आपको अगर कहीं पे भी हैकिंग परफॉर्म करनी है या फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करनी है, सबसे पहला रूल हमारे पास होता है वो है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। तो सबसे पहले हमारी जो टारगेट मशीन है हमें उसकी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि जो हमारी टारगेट मशीन है वहाँ पे कौन कौन से प्रोटोकॉल सर्विसेज चल रहे हैं, उनके कौन से वर्जन है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास होता है nmap, नेटवर्क मैप। तो हम nmap का इस्तेमाल करेंगे हमारे टारगेट मशीन पे कौन कौन से सर्विसेज एंड प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं वो देखने के लिए। तो कमांड है उसके लिए nmap आप यहाँ पे लिखेंगे -S कैपिटल V यानी कि सर्विस वर्जन एंड जो हमारा टारगेट मशीन है उसका मैं यहाँ पे IP एड्रेस दूंगा एंड एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे हमने जो हमारी टारगेट मशीन है वहाँ पे जो भी सर्विसेज चल रहे होंगे उनके जो वर्जन होंगे उनका डिटेल इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे सर्विसेज चल रही थी हमारी टारगेट मशीन पे यानी कि मेटास्प्लॉइटेबल पे, उन सभी का लिस्ट आ गया, उनके पोर्ट नंबर्स का हमारे पास लिस्ट आ गया है। वो सर्विस या फिर वो पोर्ट ओपन है या क्लोज है वो हमको यहाँ पे पता चल रहा है एंड उनके कौन से वर्जन्स मेटास्प्लॉइटेबल मशीन्स में यूज़ हो रहे हैं या फिर जो हमारी टारगेट मशीन है उस मशीन पे उस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल का कौन सा वर्जन इस्तेमाल हो रहा है वो हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि हमारे पास सबसे पहला यहाँ पे दिख रहा है 21 पोर्ट जो कि FTP का होता है। तो जो हमारी मेटास्प्लॉइटेबल मशीन है वो FTP का VSFTPD 2.3.4 वर्जन इस्तेमाल कर रही है। VSFTPD का मतलब होता है वेरी सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल डेमोन। तो जो VSFTPD है ये एक बहुत ही वर्नेबल वर्जन का इस्तेमाल कर रहा है, एक बहुत ही वर्नेबल FTP सर्विस का इस्तेमाल कर रहा है हमारा मेटास्प्लॉइटेबल मशीन। अब हालांकि हमको पता है कि जो हमारी मेटास्प्लॉइटेबल मशीन है वो वर्नेबल है, लेकिन आप कैसे चेक करेंगे कि जो पर्टिकुलर वर्जन वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है वो वर्नेबल है या नहीं है। तो वहाँ पे आप इस्तेमाल में ले सकते हैं गूगल सर्च का। आप पर्टिकुलर वर्जन को कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं कि ये वर्जन वर्नेबल है या नहीं है। तो फिलहाल के लिए हमारे पास ये एक वर्जन हमको दिखाई दे रहा है। तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हमको ये देखना होगा कि क्या इस वर्जन का कोई भी एक्सप्लॉइट, पेलोड या फिर ऑक्सिलरीज हमारे पास यहाँ पे हमारा जो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है इसके डेटाबेस में इंक्लूड है या नहीं है। तो इस पर्टिकुलर वर्जन का एक्सप्लॉइट ढूंढने के लिए हम कमांड यहाँ पे लिखेंगे सर्च, और वो जो हमारा वर्जन है उसको यहाँ से कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने उसको पेस्ट करा तो यहाँ पे हमको एक एक्सप्लॉइट देखने को मिल रहा है। तो अब हम इस एक्सप्लॉइट को इस्तेमाल करेंगे हमारे टारगेट मशीन पे एग्जीक्यूट करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं एंड कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे कमांड लिखना है यूज़ एंड देन पेस्ट इट हियर एंड मैं एंटर प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा एक्सप्लॉइट है वो यहाँ पे सेट हो चुका है।
तो मैं पहले यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा एक्सप्लॉइट जो है सेट हो चुका है। तो अभी हमको यहाँ पे लिखना है शो ऑप्शंस। तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन सेट करने हैं, आर होस्ट एंड आर पोर्ट। तो आर पोर्ट FTP का जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है 21 होता है, वो ऑलरेडी यहाँ पे सेट है। हमको यहाँ पे आर होस्ट सेट करना है, यानी कि रिमोट होस्ट। ओके, तो रिमोट होस्ट वो यहाँ पे IP आएगा जो हमारे टारगेट होस्ट का IP एड्रेस होगा, वो हमको यहाँ पे डालना होगा। तो अभी हमारे केस में हमारे मेटास्प्लॉइटेबल मशीन का IP है 133। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जो टारगेट मशीन है उसका IP है 133। तो इसका IP मैं यहाँ पे आर होस्ट वाले ऑप्शंस में सेट कर दूंगा। तो सेट करने के लिए हम यहाँ पे कमांड डालेंगे सेट आर होस्ट एंड जो हमारा IP है वो हम यहाँ पे दे देंगे। ये IP हमारे टारगेट मशीन का होगा, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि आर होस्ट होता है रिमोट होस्ट, यानी कि वो होस्ट का IP जिस पे आप अटैक कर रहे हैं। तो मैं एंटर प्रेस करूँगा, उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा शो ऑप्शंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो आर होस्ट है वो यहाँ पे सेट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको एक कमांड एग्जीक्यूट करवाना है, उसका नाम है एक्सप्लॉइट। तो आप एक्सप्लॉइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप रन कमांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं एंटर प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो कमांड शेल है वो ओपन हो चुका है और हमारा कमांड सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो चुका है। तो यहाँ पे जो ब्लिंक का एक हो रहा है, तो इसका मतलब है हमारा जो अभी सेशन है वो कौन सा चल रहा है, जो हमारा मेटास्प्लॉइटेबल मशीन का है। तो अब हमने एक्सेस ले लिया हमारे मेटास्प्लॉइटेबल मशीन का। चेक करने के लिए मैं यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करूँगा if config, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा IP यहाँ पे नज़र आ रहा है वो हमारे मेटास्प्लॉइटेबल मशीन का है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 192.168.154.133 हमारे मेटास्प्लॉइटेबल मशीन का IP है और सेम IP हमको यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। तो मैं यहाँ पे ls परफॉर्म करता हूँ, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे अलग अलग डायरेक्टरीज देखने को मिल रही हैं। तो अभी मैं यहाँ पे रूट डायरेक्टरी में चलता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास पूरी रूट की डायरेक्टरी हमको यहाँ पे मिल रही है। अब यहाँ पे मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने मास्टर C90 नाम की डायरेक्टरी क्रिएट कर दी है। तो यहाँ पे परमिशन डिनाइड आ रहा था, इसलिए मैंने सूडो ऑप्शन का यूज़ किया। तो मैंने एंटर प्रेस करा एंड यहाँ पे मैं पासवर्ड दे देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं ls-l करके देखता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा मास्टर C90 का डायरेक्टरी बन चुका है। अब सेम डायरेक्टरी हमको मिलना चाहिए हमारे काले लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे, क्योंकि अभी हमारे पास एक्सेस है हमारे मेटास्प्लॉइटेबल मशीन का। तो यहाँ पे मैं करता हूँ cd ls। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मास्टर C90 नाम का डायरेक्टरी हमको यहाँ पे भी मिल रहा है। तो इसका मतलब यही है कि हमने मेटास्प्लॉइटेबल मशीन का यहाँ पे कमांड लाइन ओपन कर रखा है और यहाँ से मैं कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ। तो इस तरीके से आप किसी भी ऐसे वर्जन का इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सप्लॉइट करने के लिए जो वर्नेबल है। तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करना होगा एंड इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जो आपका टारगेट मशीन है वहाँ पे ऐसा कौन सा सर्विस, कौन सा प्रोटोकॉल और कौन सी ऐसा वर्जन चल रहा है जो कि वर्नेबल है और वो लोग अभी भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि विंडोज़ 7 बहुत ही ज़्यादा वर्नेबल है एंड कई लोग अभी भी विंडोज़ 7 का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको ऐसी मशीन्स को टारगेट करना पड़ेगा जो लोग वर्नेबल सर्विसेज का, वर्नेबल प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे इजीली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम आगे बात करते हैं और किन तरीके से हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं या फिर पेलोड सेंड कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे एग्जिट प्रेस करता हूँ। ओके, तो अभी हमको यहाँ पे nmap दोबारा हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। सिंपल आपने nmap लिखना है -s कैपिटल V, जो हमारा टारगेट मशीन है, मैं उसका IP दे दूंगा। ओके, तो VSFTPD वर्जन को एक्सप्लॉइट करने के बाद नेक्स्ट इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो Samba SMD 3.x 4.x NetBIOS SSN का एक सर्विस है और उसका वर्जन हमको दिखाई दे रहा है, हम इसको भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो सिंपल, अगर आपके पास इस तरह कोई वर्जन है एंड फाइंड आउट करना है, तो मैंने आपको बताया गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम ये जो वर्जन है इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं, गूगल की मदद से हम इसका एक्सप्लॉइट देखेंगे कि क्या इसका एक्सप्लॉइट अवेलेबल है और अगर अवेलेबल है तो किस तरीके से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं एंड हम चलते हैं गूगल पे एंड यहाँ पे जाने के बाद हमको यहाँ पे लिखना है एक्सप्लॉइट और जो हमारा वर्जन है उसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास मल्टीपल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमको दिख रहा है। तो एक cvedetails.com एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको दिख रहा है, exploit.db.com ये आपको दिखाई दे रहा है, और rapid7.com ये भी आपको यहाँ पे एक्सप्लॉइट दे रहा है। तो हम यहाँ पे एक एक करके इन सभी टैग को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सांबा यूज़र ने मैप स्क्रिप्ट कमांड एग्जीक्यूशन, तो इसके बारे में पूरा डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ऑथर कौन है, प्लेटफॉर्म यूनिक्स, आर्किटेक्चर CMD, डेवलपमेंट मॉड्यूल एक्शन। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि इस तरीके से आप मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप इस कमांड को वहाँ पे जाकर एग्जीक्यूट करोगे तो वहाँ पे ये पर्टिकुलर एक्सप्लॉइट आपका सेट हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सप्लॉइट डेटाबेस में भी हमको ये वाला इसका एक्सप्लॉइट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप इस एक्सप्लॉइट को डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ से इस एक्सप्लॉइट को डाउनलोड करने के बाद आप अपने मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क में कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हो वो भी मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताने वाला हूँ। तो इस पूरी सीरीज़ को कंटिन्यू ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे आप सिंपल इसको डाउनलोड करोगे एंड यहाँ पे इसको सेव पे आप ओके पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एक्सप्लॉइट है वो डाउनलोड हो चुका है। तो .py यानी कि पाइथन में लिखा हुआ है एक्सप्लॉइट्स है, एंड इसको आप कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन याद रखिएगा कि जो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है वहाँ पे सिर्फ रूबी स्क्रिप्ट्स काम करती हैं। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे आए हैं rapid7 वाली वेबसाइट पे, एंड यहाँ पे हमें यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमको जाना है टर्मिनल पे, एंड यहाँ पे हमको इसको पेस्ट कर देना है एंड एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे हम इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, एंड यहाँ पे आप लिखोगे शो ऑप्शंस। तो यहाँ पे भी आपको दो चीज़ें सेट करनी है, आर होस्ट एंड आर पोर्ट। तो 139 डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेट हो रखा है, हमको सेट करना है आर होस्ट। तो यहाँ पे मैं सेट करता हूँ सेट आर होस्ट एंड जो हमारा टारगेट मशीन है उसका IP। ओके, तो मैं यहाँ पे शो ऑप्शंस लिखता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर होस्ट यहाँ पे सेट हो चुका है। अब सिंपल सा कमांड है, मैंने आपको यहाँ पे आप रन भी लिख सकते हैं और यहाँ पे आप एक्सप्लॉइट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रन लिखता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टेड रिवर्स TCP हैंडलर ऑन 154.135, यानी कि ये उस मशीन का IP है जहाँ से मैं अटैक परफॉर्म कर रहा हूँ, यानी कि मेरी कलरनेस का IP। तो मेरा ये वाला जो मशीन है वो कनेक्ट हो चुका है मेरा मेटास्प्लॉइटर मशीन से। देखो कमांड शेल सेशन टू ओपन, मेरा इस मशीन से जो मेरा सेशन है मेटास्प्लॉइटर मशीन से वो कनेक्ट हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे IF कॉन्फ़िग लिखता हूँ फिर से, एंड अगर मैं अब IP चेक करूँगा तो 133 मेरे को IP दिखाई देगा मेटास्प्लॉइटेबल मशीन का। तो सेम अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टरी चेंज करता हूँ अपनी, तो LS परफॉर्म करता हूँ यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मास्टर्स इन IT मुझको डायरेक्टरी दिखाई दे रही है जो मैंने कुछ ही देर पहले मेटास्प्लॉइटेबल मशीन में बनाई थी। तो इस तरीके से जो है आप अलग अलग वर्नबिलिटीज़ का फ़ायदा उठा के जो हमारी टारगेट मशीन है उस पर आप एक्सेस ले सकते हो। तो अब मैं आपको कुछ और तरीके बताता हूँ किस तरीके से आप वहाँ पे एक्सेस ले सकते हो। तो मैं यहाँ से एग्ज़िट करता हूँ। तो यहाँ पे हमको एक और चीज़ देखने को मिल रही है कि 503 पोर्ट जो कि R लॉगिन का पोर्ट होता है, इनके रिमोट लॉगिन का पोर्ट है, वो यहाँ पे ओपन हो रखा है। तो रिमोट लॉगिन क्या है या फिर R लॉगिन क्या है? तो बेसिकली R लॉगिन जो है एक सर्विस है जो कि 513 पोर्ट नंबर पे चलता है। ये हमको अलाउ करता है किसी भी मशीन का हम रिमोट ले सकते हैं। जैसे कि हम रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं विंडोज़ में RDP का, उसी तरीके से R लॉगिन भी एक सर्विस है जो कि पहले यूज़ करी जाती थी किसी भी सिस्टम का रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन लेने के लिए। तो यहाँ पे ये इस मशीन पे R लॉगिन का सर्विस अभी भी चल रहा है, तो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे टारगेट मशीन को एक्सेस करने के लिए। तो R लॉगिन के सर्विस को इस्तेमाल करने के लिए हमको एक एप्लीकेशन को इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा या फिर एक सर्विस को हमको इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है RSH क्लाइंट। तो यहाँ पे मैंने अपना नया टर्मिनल ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैं इंस्टॉल करूँगा RSH क्लाइंट को। तो RSH क्लाइंट को इंस्टॉल करने के लिए सिंपल सा कमांड है, आपको लिखना है apt install RSH-client एंड एंटर प्रेस करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो RSH क्लाइंट है वो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका था। तो RSH क्लाइंट को इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे कमांड लिखना है rlogin -l root, एंड क्योंकि हम यहाँ पे रूट के भी आप पे एक्सेस ले रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे रूट लिखा है, एंड यहाँ पे मैं टारगेट मशीन का IP दे दूंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो बिना किसी यूज़र नेम पासवर्ड के, बिना किसी ऑथेंटिकेशन के मैंने उस मशीन पे एक्सेस ले लिया है। यहाँ पे देख सकते हो रूट @ मेटास्प्लॉइटेबल IF कॉन्फ़िग में यहाँ पे लिखता हूँ
एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा IP एड्रेस दिख रहा है पूरा मुझे जो मेटास्प्लॉइटर मशीन का उसका IP एड्रेस हमको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टरी चेंज करता हूँ, सेम डायरेक्टरी में आपको दोबारा दिखाता हूँ जो मैंने बनाया था मास्टर सिन IT नाम से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मास्टर सिन IT से पूरा हमको डायरेक्टरी यहाँ पे मिल रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप अलग अलग सर्विसेज का अलग अलग वर्जन्स का इस्तेमाल करके जो कि वर्नेबल है उसकी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने के बाद आप गूगल की मदद से उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं एंड इस तरीके से आप एक्सप्लॉइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज मेटापेटर के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए कैसे आप मेटापेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मेटापेटर होता क्या है। मेटापेटर एक मेटास्प्लॉइट पेलोड है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन के लिए, यानी कि एक बार सिस्टम में एक्सप्लॉइट करने के बाद कैसे आप मेटापेटर की मदद से नंबर ऑफ कमांड्स को एग्जीक्यूट करवा सकते हो, वहाँ से आप किस तरीके से फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हो, प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हो, कैसे आप टारगेट मशीन पे जितने भी यूज़र्स हैं उन सभी यूज़र्स के हैशेस को ग्रैब कर सकते हो, ये सभी फंक्शन आप परफॉर्म कर सकते हो मेटापेटर की मदद से। अगर हम एक जनरल पेलोड से उसको कंपेयर करें तो हम जानते हैं कि क्यों मेटापेटर इतना ज़्यादा पॉपुलर एंड इतना ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला पेलोड है। अगर आप एक नॉर्मल पेलोड को अपने टारगेट मशीन पे एग्जीक्यूट करवाते हो तो आपको एक नॉर्मल शेल ऑफर करता है जिसकी मदद से आप एक कमांड एग्जीक्यूट करवा सकते हो, यानी कि जिस चीज़ के लिए भी आपने वो पेलोड बनाया है या फिर जिस किसी चीज़ के लिए आप उस पेलोड का इस्तेमाल कर रहे हो आप वो पर्टिकुलर फंक्शन उस पेलोड की मदद से अचीव कर सकते हो। बट वो पेलोड क्या होता है, जब कभी भी आप उस पेलोड को अपने टारगेट मशीन पे एग्जीक्यूट करवाओगे तो वो प्रोसेस स्टार्ट करेगा एंड वो प्रोसेस कहीं ना कहीं जो हमारे सिक्योरिटी डिवाइसेस या सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स रहते हैं वो ग्रैब कर सकते हैं। जब कभी भी कोई न्यू प्रोसेस स्टार्ट होगा हमारी टारगेट मशीन पे तो हो सकता है वहाँ पे लगे हुए सिक्योरिटी डिवाइसेस जैसे कि होस्ट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम HIDS, IDS एंड IPS वो उनको ग्रैब कर लें। अपार्ट फ्रॉम दिस मेटापेटर ऐसा कुछ भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं करता है। मेटापेटर यूज़ करता है DLL इंजेक्शन का टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अब ये DLL इंजेक्शन होता क्या है? DLL इंजेक्शन को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि डायनामिक लिंक लाइब्रेरीज यानी कि DLL क्या होता है। डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन कराने में या फिर मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स को आपके सिस्टम में रन कराने में आपकी मदद करते हैं। DLL ऐसी फाइल्स होती हैं जो कि एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स इस्तेमाल करते हैं एंड DLL फाइल्स ऐसी फाइल्स रहती हैं जो कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में प्री इंस्टॉल्ड आती हैं एंड जो नई प्रोग्राम्स या नए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हम इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम में उसके साथ ही इंस्टॉल हो जाती हैं। जितने भी प्रोग्राम्स चलते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर्स आप रन करते हो उन सभी को चलाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ DLL फाइल्स की ज़रूरत पड़ती है। कई बार आपने देखा होगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा एरर आता है कि DLL फाइल इज़ मिसिंग। DLL फाइल अगर मिसिंग होगी तो आपका प्रोग्राम्स एंड सॉफ्टवेयर्स नहीं चलेंगे। DLL फाइल्स हेल्प करती है आपके प्रोग्राम्स एंड सॉफ्टवेयर को ईजिली रन करने के लिए। मेटापेटर क्या करता है, जो ऑलरेडी प्रोसेस रनिंग में है यानी कि जो प्रोसेस चल रहे होते हैं उसी के अंदर खुद को एग्जीक्यूट करवा देता है, यानी कि उसी के अंदर खुद को बाइंड कर देता है। मेटापेटर कोई एडिशनल प्रोसेस स्टार्ट नहीं करता, जो प्रोसेस चल रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में उसी के अंदर खुद को बाइंड कर देता है। तो इस तरीके से मेटापेटर HIDS जैसे डिवाइसेस की नज़र में नहीं आता है। HIDS यानी कि होस्ट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, जो कि सिक्योरिटी डिवाइस होता है जो कि इंट्रूजन को डिटेक्ट करता है। तो जो IDS, IPS, HIDS जैसे डिवाइसेस होते हैं ये उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मेटापेटर काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला पेलोड है। इसी के साथ मेटापेटर आपको कई और फंक्शंस परफॉर्म करने में मदद करता है, जैसे कि मेटापेटर की मदद से आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, आप मल्टीपल सेशंस में काम कर सकते हैं एंड और भी ज़्यादा चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल में। तो चलिए चलते हैं अपने वर्चुअल मशीन में एंड जानते हैं किस तरीके से आप मेटापेटर का इस्तेमाल करके ये सभी फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हो। दोस्तों, जैसे कि हमारे लास्ट वीडियो में हमने टारगेट रखा था मेटास्प्लॉइटेबल मशीन को, इस वीडियो में हम टारगेट रखते हैं विंडोज 7 मशीन को, यानी कि जो हमारा विक्टिम मशीन होगा वो होगा विंडोज 7 एंड जो हमारा हैकिंग मशीन होगा वो होगा हमारा काले लिनक्स। तो अब काले लिनक्स से हम मेटापेटर का इस्तेमाल करके कैसे हम विंडोज 7 को टारगेट करके वहाँ पे नंबर ऑफ कमांड्स को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, चलिए ये देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ अपना टर्मिनल पे आने के बाद हमें सबसे पहले कमांड एग्जीक्यूट करनी है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क की। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को, तो उसके लिए कमांड लिखेंगे MSF console। दोस्तों, सबसे पहले हमें अपनी टारगेट मशीन को स्कैन करना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज हमारी टारगेट मशीन पे चल रही हैं जो कि वर्नेबल हो सकती हैं। तो जैसे कि आपको पता है हमारी टारगेट मशीन है विंडोज 7, तो अभी हम इस मशीन को स्कैन करेंगे एंड देखेंगे इस मशीन में कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं जो कि वर्नेबल हैं। तो
सबसे पहले हम देख लेते हैं इस मशीन का आईपी एड्रेस। सिंपल हम कमांड लिखते हैं ipconfig। सो 192.168.154.136 है इस मशीन का आईपी एड्रेस। तो अभी इसी मशीन के आईपी को हम स्कैन करते हैं। तो स्कैन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं नेटवर्क मैप टूल का, यानी कि nmap का। सिंपल हम लिखते हैं nmap-s कैपिटल V एंड टारगेट मशीन का आईपी एड्रेस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा nmap कंप्लीट हो चुका है एंड यहाँ पे जितने भी सर्विसेज वहाँ पे चल रही थी उन सभी के पोर्ट नंबर एंड उनके स्टेट एंड वर्जन यहाँ पे हमको लाके दे दिया है। तो यहाँ पे हम एक्सप्लॉइट करने वाले हैं 445 सर्विस को, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट DS। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट DS लिखा है सर्विस का नाम। सो 445 यहाँ पे SMB सर्विस है जो कि हमारे टारगेट मशीन पे अभी रन कर रही है। सो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे 445 यहाँ पे हमने पोर्ट नंबर लिए है और हमको पता है ये SMB सर्विस है। बट अगर आपको नहीं पता कि SMB सर्विस है तो सिंपली आपने क्या करना है, जिस भी सर्विस के बारे में जानना है तो सिंपली आप उसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आप उसको फायरफॉक्स में क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप लिखेंगे व्हाट इज एंड उस सर्विस को यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि Microsoft DS is the name given port to 445 which is used by SMB server message block. So SMB is a network protocol used mainly in Windows network for sharing resource. तो जैसे कि बता रहा है कि SMB एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो कि Windows नेटवर्क में इस्तेमाल करा जाता है रिसोर्स शेयरिंग के लिए, जैसे कि फाइल्स एंड प्रिंटर्स। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू रिमोटली एग्जीक्यूट कमांड्स। सो SMB सर्विस एक ऐसी सर्विस है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं रिमोटली अपनी कमांड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए भी। तो क्योंकि अभी हमारे टारगेट मशीन पे ये वाली सर्विस चल रही है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं रिमोटली कोड एग्जीक्यूशन के लिए। तो चलते हैं अपने टर्मिनल पे एंड यहाँ पे अब हमको सर्च करना पड़ेगा SMB के मॉड्यूल्स। तो सिंपली यहाँ पे लिखते हैं सर्च SMB। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे मल्टीपल SMB के ऑक्सिलरीज, एक्सप्लॉइट्स, पेलोड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हम इस्तेमाल करते हैं एक ऑक्सिलरी का हमारी टारगेट मशीन को स्कैन करने के लिए। सो यहाँ पे हम ऑक्सिलरी स्कैनर SMB MS-17 का इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हैं MS-17 SMB रिमोट कोड एग्जीक्यूशन डिटेक्शन। सो ये हमको स्कैन करके बताएगा कि हमारा टारगेट मशीन वर्नेबल है या नहीं है। तो इसको हम सिंपली कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम लिखते हैं यूज़ एंड इस ऑक्सिलरी का नाम, एंटर प्रेस करते हैं एंड यहाँ पे हम लिखते हैं शो ऑप्शंस। शो ऑप्शंस लिखने के बाद यहाँ पे आपको देना होगा रिमोट होस्ट। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है अभी रिमोट होस्ट खाली है, तो हमको यहाँ पे लिखना है सेट रिमोट होस्ट एंड हमारे टारगेट मशीन का IP एड्रेस एंड आपको यहाँ पे लिखना है एक्सप्लॉइट एंड एंटर प्रेस करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं होस्ट इज लाइकली वर्नेबल टू MS-17 विंडोज 7 एंटरप्राइज राइट एंड स्कैन 1 of 1 होस्ट। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा टारगेट मशीन है वो वर्नेबल है। अब क्योंकि हमको पता चल गया है कि हमारा जो टारगेट मशीन है वो वर्नेबल है, तो अब हमको एक एक्सप्लॉइट सेलेक्ट करना पड़ेगा हमारे टारगेट मशीन पे एक्सप्लॉइट करने के लिए। सो सबसे पहले मैं अपना टर्मिनल क्लियर कर लेता हूँ। सो अब हमें टारगेट मशीन पे सेंड करने के लिए एक SMB एक्सप्लॉइट ही सर्च करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सर्च SMB एक्सप्लॉइट, एंटर प्रेस करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास मल्टीपल SMB के एक्सप्लॉइट आ चुके हैं। तो यहाँ से हमें एटर्नल ब्लू एक्सप्लॉइट को सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास ये एक्सप्लॉइट है एंड यहाँ पे बता भी रहा है कि क्या होता है MS-17 एटर्नल ब्लू SMB रिमोट विंडोज़ कर्नल पूल करप्शन। सो अभी हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं एंड यूज़ करने के लिए हम लिखेंगे यूज़ एंड इसको पेस्ट करेंगे नीचे, एंटर प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा एक्सप्लॉइट है वो सिलेक्ट हो चुका है एंड जो हमारा पेलोड है यानी कि विंडोज़ x64 मीटर पेटर रिवर्स TCP वो भी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेट हो चुका है। अब जिसको नहीं पता कि मीटर पेटर रिवर्स TCP क्या है, तो मैंने लास्ट वीडियो में बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा था कि विंडोज़ मीटर पेटर रिवर्स TCP क्या है एंड बाइंड शेल TCP क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा मीटर पेटर पेलोड सेलेक्ट हो चुका है। अब सिंपली हमें यहाँ पे लिखना है शो ऑप्शंस एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा आरहोस्ट यहाँ पे हमने सेट कर रखा है जो कि हमारी टारगेट मशीन का IP एड्रेस है एंड देन आपको यहाँ पे लिखना है एक्सप्लॉइट, एंटर प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि मीटर पेटर सेशन हमारा ओपन हो चुका है एंड यहाँ पे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा मीटर पेटर। तो जैसे कि अब आपने देखा जो हमारा मीटर पेटर है वो हमारे टारगेट मशीन पे एग्जीक्यूट हो चुका है और उसका हमको रिवर्स TCP की मदद से जो कि हमने सेलेक्ट करा था वो यहाँ पे हमको मीटर पेटर सेशन देखने को मिल गया है।
यानी कि हमारे टारगेट मशीन का अब हमारे पास फुल कंट्रोल है। हम मल्टीपल कमांड्स एग्जीक्यूट करवा सकते हैं हमारे टारगेट मशीन पे। अब किस तरीके से हम मीटरपेटर का इस्तेमाल करेंगे, अब हम वो देखते हैं। सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं हेल्प कमांड का। तो सिंपल आपको यहाँ पे लिखना है हेल्प, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा आप कितनी ज़्यादा कमांड एग्जीक्यूट करवा सकते हो मीटरपेटर पेलोड की मदद से। यानी कि आप यहाँ से क्या की जैसे फंक्शंस परफॉर्म करवा सकते हो। ये सभी बेसिक कमांड आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन अगर हम एडवांस कमांड की तरफ चलें तो आप यहाँ से ये सब फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि की स्ट्रोक्स रिकॉर्ड करना, डेस्कटॉप एनुमरेशन करना, माइक रिकॉर्डिंग करना, वीडियो चैट को स्टार्ट करना एंड इसी तरीके से बहुत ज़्यादा फंक्शंस आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हो। तो अभी एक एक करके हम जानते हैं कि क्या क्या फंक्शंस एंड क्या क्या कमांड हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं मीटरपेटर पेलोड से। सबसे पहले हमें ये वेरीफाई करना पड़ेगा क्या एक्चुअल में हमने टारगेट मशीन पे अपना एक्सेस बना लिया है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कमांड लिखते हैं sysinfo, एंटर प्रेस करते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे टारगेट मशीन का इन्फॉर्मेशन हमें दिख रहा है। कंप्यूटर राहुल विंडोज 7, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7, आर्किटेक्चर x64, डोमेन वर्क ग्रुप, लॉकडाउन यूजर 1। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमें अपने टारगेट मशीन का इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो अब नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि मल्टीपल कमांड्स कैसे हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अब क्योंकि जो हमारा टारगेट मशीन है वहाँ पे इवेंट्स बनते हैं, लॉग्स बनते हैं, जिसकी मदद से कोई भी हमको ट्रैक कर सकता है एंड ये देख सकता है कि हमारी मशीन पे कब किसने लॉग ऑन किया। मैं आपको दिखाता हूँ अपनी टारगेट मशीन पे चल के। हम यहाँ पे सर्च बार में लिखते हैं इवेंट्स, यहाँ पे इवेंट व्यूअर ओपन करेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास मल्टीपल लॉग्स यहाँ पे बन रखे हैं। एप्लीकेशन, सिक्योरिटी, सेटअप, एप्लीकेशन सर्विसेज के हमारे पास मल्टीपल लॉग्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। अब क्योंकि अगर आपको यहाँ पे लॉग्स को क्लियर करना हो तो आप अपने काले लिनक्स की मशीन से ही यहाँ पे सभी लॉग्स को क्लियर कर सकते हो। कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए सिंपल कमांड है, आपको यहाँ पे लिखना है क्लियर ईवी, क्लियर इवेंट्स, एंटर प्रेस करेंगे तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो 203 रिकॉर्ड एप्लीकेशन से वाइप कर रहे हैं, 250 रिकॉर्ड सिस्टम से वाइप कर रहे हैं, 2 रिकॉर्ड सिक्योरिटी से वाइप कर रहे हैं। अब अगर मैं अपने टारगेट मशीन पे चलता हूँ और यहाँ पे अगर मैं रिकॉर्ड्स देखूँ तो अब यहाँ पे आपको कोई भी रिकॉर्ड नज़र नहीं आएगा। ये देखिए यहाँ पे सारे लॉग क्या हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है लॉग क्लियर एंड टाइम है 5:42। तो यहाँ पे आप सभी लॉग्स आप देख सकते हैं क्लियर हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप लॉग्स क्लियर कर सकते हैं। अब हम और कमांड्स की तरफ बढ़ते हैं आगे एंड अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम वहाँ पे जो डायरेक्टरीज हैं वो हम कैसे देख सकते हैं। तो उसके लिए आप कमांड एग्जीक्यूट करवा सकते हैं ls लिखेंगे एंड जितना भी वहाँ पे DLL डायरेक्टरी हैं, DLL फाइल्स हैं, उन सभी का आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं, जो आपका टारगेट मशीन है उसकी डायरेक्टली C ड्राइव का भी आप एक्सेस ले सकते हैं। सिंपली C ड्राइव का एक्सेस लेने के लिए हम CD कमांड का इस्तेमाल करेंगे, CD:/, एंटर प्रेस करेंगे और अब हम यहाँ पे करते हैं dir यानी कि डायरेक्टरी। तो यहाँ पे जितनी भी डायरेक्टरी होगी हमारे टारगेट मशीन के C ड्राइव में वो सभी डायरेक्टरी हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं, अपनी C ड्राइव में चलते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी डायरेक्टरी हमारी विंडोज 7 मशीन में है वो सभी डायरेक्टरी हमको यहाँ पे नज़र आ रही है, राइट। तो अगर हम चाहें तो यहाँ से कोई फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए सिंपल कमांड आप लिखेंगे डाउनलोड एंड जिस भी फाइल को आपने डाउनलोड करना है उसका पाथ आप यहाँ पे देंगे C:/। तो यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसको हमें डाउनलोड करना हो। सिंपली हम यहाँ पे चलते हैं एंड एक फाइल को क्रिएट करते हैं यहाँ पे न्यू। तो यहाँ पे हमने न्यू फाइल क्रिएट कर ली है एंड यहाँ पे हम चलते हैं एंड यहाँ से हम दोबारा से लिस्टिंग करते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास new.txt एक न्यू फाइल यहाँ पे ऐड हो गई है। तो अब हम इसको डाउनलोड करते हैं अपने मशीन पे। उसका नाम दे देंगे new.txt, एंटर प्रेस करते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हो C ड्राइव में जो new.txt थी वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। सिंपली हम यहाँ मिनिमाइज करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आप देख सकते हो new.txt फाइल यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो इस तरीके से आप किसी भी फाइल को डाउनलोड कर सकते हो अपनी टारगेट मशीन से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आप अगर चाहें तो यहीं से कोई भी कमांड को एग्जीक्यूट करवा सकते हो हमारे टारगेट मशीन पे। एग्जीक्यूट करवाने के लिए सिंपल कमांड है, आप यहाँ पे लिखोगे एग्जीक्यूट -h फॉर हेल्प एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आप मल्टीपल कमांड्स को यहाँ पे इस तरीके से रन करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आप लिखते हैं एग्जीक्यूट एंड अब मैं यहाँ पे टारगेट मशीन पे कोई टर्मिनल ओपन करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ एंड अगर अपनी मशीन पे उसका आउटपुट देखना चाहूँ तो वो भी मैं देख सकता हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पे लिखना है एग्जीक्यूट -h फॉर क्रिएट द प्रोसेस हिडन फ्रॉम व्यू एंड -i का मैं इस्तेमाल करूँगा
इंटरेक्ट विद द प्रोसेस आफ्टर क्रिएटिंग इट, यानी कि वहाँ पे प्रोसेस ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे उसको देख सकता हूँ। -i में लिखूंगा एंड कौन सा प्रोसेस मुझे ओपन करना है -f की मदद से मैं वो यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। तो -f cmd में प्रोसेस ओपन करता हूँ .exe, एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा channel 2 क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे मुझे cmd का एक्सेस मिल गया है। सो अब यहाँ पे मैं dir करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास पूरी में डायरेक्टरी आ रही है। मैं यहाँ से चेंज डायरेक्टरी करता हूँ तो मैं dir करता हूँ तो यहाँ पे जितने भी यूज़र्स हैं वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करवा सकते हो। यहाँ से बाहर जाने के लिए आप सिंपल लिखेंगे एग्जिट एंड यहाँ पे आप वापस अपने मीटरपेट सेशन में आ गए हैं। एंड अब अगर हम चाहें कि जो हमारा टारगेट मशीन है वहाँ पे जितने भी यूज़र्स हैं, यानी कि ये आपको यहाँ पे यूज़र्स दिख रहे होंगे, इनके जो भी हैश डंप हैं वो भी हम ग्रैब कर सकते हैं। अब मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ मैंने आपको बताया था किस तरीके से आप विंडोज़ का पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं pwdump एंड OPH क्रैक की मदद से। तो हमें कई रिक्वेस्ट ऐसी है जहाँ पे हमसे ये पूछा गया है कि हम टारगेट मशीन का बिना एक्सेस लिए या फिर हम टारगेट मशीन में बिना एंटर करें, वहाँ से बिना कॉपी पेस्ट करें, किस तरीके से उन हैश डंप को गेन कर सकते हैं, फिर ग्रैब कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप वो फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो हैश डंप ग्रैब करने के लिए सिंपल कमांड यहाँ पे लिखेंगे आप रन पोस्ट /windows /gather एंड हैश डंप, एंटर प्रेस करेंगे। सॉरी यहाँ पे हमने डबल एस लगा दिया, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा पासवर्ड हैशेस हैं वो हमको यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास 4 अकाउंट्स के पासवर्ड हैशेस हमको यहाँ पे मिल गए हैं। तो अब इन हैशेस की मदद से हम पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं OPH क्रैक टूल की मदद से, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। तो अगर वीडियो आपने नहीं देखी तो वो वाली वीडियो आप जाके देख सकते हैं। इसी तरीके से अपनी टारगेट मशीन का IP एड्रेस देखने के लिए हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे ipconfig। तो हम यहाँ पे हमको टारगेट मशीन का जो भी इंटरनेट प्रोटोकॉल का कॉन्फ़िगरेशन होगा, जो भी IP एड्रेसेस होंगे वो सभी हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही कौन कौन से प्रोसेस हमारी टारगेट मशीन पे चल रहे हैं वो भी हम देख सकते हैं। सिंपल कमांड उसके लिए एग्जीक्यूट करेंगे PS एंड यहाँ पे जितने भी कमांड्स हमारी टारगेट मशीन पे चल रहे होंगे वो सभी प्रोसेस आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। सो अब बात करते हैं अगर आपको एक स्टैंडर्ड शेल गेन करना हो तो वो आप कैसे कर सकते हैं। अभी आप मीटरपेटर शेल में हैं, लेकिन अगर आपको एक स्टैंडर्ड शेल गेन करना हो तो सिंपली उसके लिखेंगे शेल, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक स्टैंडर्ड शेल आ चुका है। फिलहाल हम यहाँ से एग्जिट करते हैं एंड अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आपको कोई फाइल अपलोड करनी हो तो वो भी आप कर सकते हैं। सिंपली आज जैसे आपने डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड कमांड का इस्तेमाल करा, अपलोड करने के लिए हम अपलोड कमांड का इस्तेमाल करेंगे एंड जो भी फाइल को आपने अपनी टारगेट मशीन पे सेंड करना हो उसका पाथ आप यहाँ पे दे देंगे। तो अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको अपनी टारगेट मशीन का पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखना हो तो वो आप कैसे देख सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा यहाँ पे कमांड है स्क्रीन शेयर, एंटर प्रेस करेंगे तो अब आपकी टारगेट मशीन पे जो कुछ भी चल रहा होगा उस सभी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारी टारगेट मशीन पे लोकल डिस्क C खुला है तो यहाँ पे हमको पूरा उसका व्यू मिल रहा है। तो जैसे कि हम यहाँ पे चलते हैं एंड यहाँ पे हम इसको क्रॉस करते हैं, हमारा डेस्कटॉप आ गया एंड यहाँ पे अभी हम देखते हैं यहाँ पे हमें सेम डेस्कटॉप का इमेज देखने को मिल रहा है। तो अब जो हमारा यूज़र करेगा अपनी मशीन में वो सभी हम देख सकते हैं अपनी काले लिनक्स मशीन में। तो इतना ज़्यादा यूज़ है मेटास्प्लॉइट में मीटरपेटर पेलोड का। तो मैं इसको अभी बंद करता हूँ। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से हम मेटास्प्लॉइट में मीटरपेटर पेलोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कितने ज़्यादा फंक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं एक सिंगल पेलोड की मदद से। एंड इसी तरीके से आप स्क्रीन शेयर तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ हमारे टारगेट मशीन जो कुछ भी कर रहा होगा आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पे लिखना है स्क्रीनशॉट, एंटर प्रेस करेंगे एंड जो भी उसका टारगेट मशीन में उसने विंडो ओपन कर रखा होगा उसका स्क्रीनशॉट आपको अपने डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा। सिंपली हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको मिल रहा है, यहाँ पे हमने स्क्रीनशॉट लिया तो यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट मिल गया उसका, राइट। सो इस तरीके से आप मल्टीपल कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो सिंगल पेलोड मीटरपेटर की मदद से। एंड इसी के साथ एक फंक्शन और है मीटरपेटर का, आप अगर चाहो तो इस सेशन को बैकग्राउंड में भी डाल सकते हो और अगर कोई और पेलोड या फिर कोई और मशीन पे आपको टारगेट करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। सिंपली आपने यहाँ पे लिखना है बैकग्राउंड, एंटर प्रेस करना है एंड अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा सेशन है, जो हमारा सेशन 2 है बैकग्राउंड में चला गया है एंड अब हम यहाँ पे कोई और एक्सप्लॉइटेशन या कोई और पेलोड जनरेट करके किसी दूसरी मशीन पे काम कर सकते हैं। एंड अगर आपको वापस से इसी सेशन पे आना है तो सिंपल आपने लिखना है सेशन 2, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो वापस से हम अपने उस सेशन पे आ गए हैं जहाँ से अभी हमने लीव करा था। तो कुछ इस तरीके से आप मीटरपेटर का इस्तेमाल कर सकते हो।
एंड अगर आप चाहो तो आप इसी मशीन से आपकी टारगेट मशीन को शटडाउन या रीबूट भी कर सकते हो। तो उसके लिए रीबूट करने के लिए सिंपल कमांड है रीबूट, एंड शटडाउन करने के लिए सिंपल सी कमांड है शटडाउन। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से हम मीटरपेटर का इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड मीटरपेटर -s लगाएंगे तो उसके जितनी भी कमांड्स वहाँ पे दी गई हैं उन सभी कमांड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो एंड मीटरपेटर को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। सबसे पहले दोस्तों हमको आना है अपने काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे एंड यहाँ पे आपको टर्मिनल ओपन करना है। सो टर्मिनल को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमें अपनी एक एप्लीकेशन रेडी करनी पड़ेगी, यानी कि वो एप्लीकेशन जो अपने टारगेट डिवाइस पे भेजेंगे उसको एक्सेस करने के लिए। तो इस एंड्रॉयड पेलोड को बनाने के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं MSF Venom का। तो अगर आपको नहीं पता कि MSF Venom क्या होता है तो मैंने अपनी लास्ट वीडियोज़ में बता रखा है कि MSF Venom क्या है, किस तरीके से आप उससे पेलोड बना सकते हो। तो वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है एंड आई बटन पे भी लिंक है, वहाँ से क्लिक करके आप उसको देख सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे sudo MSF Venom। तो MSF Venom लिखने के बाद अब आपको यहाँ पे -p देना है, यानी कि पेलोड के लिए। अब आप जो पेलोड बनाना चाहते हैं उस पेलोड का आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। तो अभी के लिए हम यहाँ पे बना रहे हैं एंड्रॉयड के लिए पेलोड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंड्रॉयड /मीटरप्रेटर /reverse TCP _TCP। अब आप यहाँ पे स्पेस देंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे lhost। lhost मतलब होता है लोकल होस्ट, यानी कि आप यहाँ पे अपनी मशीन का IP देते हैं। तो यहाँ पे आप अपने कंप्यूटर का IP एड्रेस दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम lhost में अपने कंप्यूटर का IP देते हैं। चलिए चेक करते हैं हमारे सिस्टम का IP एड्रेस क्या है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ifconfig। तो यहाँ पे हमारा IP एड्रेस आपको दिख रहा है 192.168.154.144। तो हम यहाँ पे IP एड्रेस दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना lhost यानी कि लोकल होस्ट का एड्रेस दे दिया। उसके बाद आप यहाँ पे lport देते हैं, यानी कि लोकल पोर्ट, lport इक्वल, और यहाँ पे आप कोई सा भी लोकल पोर्ट दे सकते हैं। मैं यहाँ पे 4444 देता हूँ। तो यहाँ पे आप कोई सा भी एक पोर्ट नंबर दे सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक लोकल एरिया नेटवर्क में इस एंड्रॉयड को एक्सेस करके दिखाऊंगा, लेकिन अगर आप ओवर द इंटरनेट किसी एंड्रॉयड को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। आप पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू ये कर सकते हो। तो अगर आपको जानना है कि पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या होता है, किस तरीके से पोर्ट फॉरवर्डिंग काम करता है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसके ऊपर भी आपको डेडिकेटली एक वीडियो ज़रूर ला के दूंगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे -r लगाना है एंड उसके आगे आपको यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल लगाना है। यहाँ पे आप जो भी एप्लीकेशन का नाम देना चाहते हो वो एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे आप दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ PUBG.apk। तो यानी कि अब जो मेरी एप्लीकेशन रेडी होगी वो PUBG के नाम से एप्लीकेशन मेरी रेडी हो जाएगी। तो देन मैं एंटर प्रेस करता हूँ, पासवर्ड दे देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा एक पेलोड रेडी हो चुका है। तो हम ls करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो PUBG.apk के नाम से यहाँ पे हमारा एक एप्लीकेशन रेडी हो चुका है। तो एप्लीकेशन बनने के बाद हमें इस एप्लीकेशन को साइन करना पड़ेगा। अब साइन करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द एंड्रॉयड डिवाइसेस ये सपोर्ट नहीं करते हैं कि अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन अगर आप एंड्रॉयड डिवाइस में इंस्टॉल करते हैं तो वो इंस्टॉल नहीं होने देता जब तक वो एक साइंड एप्लीकेशन नहीं हो। तो हमें ज़रूरी है इसको साइन करना। तो अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप किसी भी एक एप्लीकेशन को साइन कर सकते हो। तो पहले टूल की अगर हम बात करते हैं तो वो है की टूल। तो एक की टूल का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप की टूल का इस्तेमाल करते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है sudo। तो यहाँ पे आप लिखोगे की टूल, जो कि प्री इंस्टॉल आता है काले लिनक्स में, तो आपको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सिंपली यहाँ पे की टूल लिखेंगे, स्पेस देंगे एंड जेन की, यानी कि हम की जनरेट करने वाले हैं, स्पेस -V यानी कि वर्बोज आउटपुट के लिए, -की स्टोर। उसके बाद आप कुछ इस तरीके से कमांड टाइप करोगे की स्टोर। यहाँ पे आप एक्सटेंशन में .की स्टोर ही एक्सटेंशन देंगे, स्पेस अलाइज स्पेस एंड कोई से भी आप नाम यहाँ पे दे सकते हो। मैं यहाँ पे MIIT दे देता हूँ, यानी कि मास्टर्स इन IT। स्पेस दे के मैं यहाँ लिखूँगा स्पेस की एल्गोरिदम। तो यहाँ पे मैं की एल्गोरिदम का इस्तेमाल करूँगा RSA। तो मैं RSA एल्गोरिदम का इस्तेमाल कर रहा हूँ। -की साइज़। तो यहाँ पे हम -की साइज़ देंगे। तो यहाँ पे आप एक स्टैंडर्ड साइज़ दे देते हैं 2048, ओके। एंड -वैलिडिटी स्पेस 10,000 आप यहाँ पे दे देंगे। देन यहाँ पे आप एंटर प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे आपको एक पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड सेट कर सकते हैं। देन यहाँ आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछेगा। तो क्योंकि हम यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आप टेस्ट डाल सकते हो या फिर कोई भी आप नाम यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे मैं MIIT डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि येस और नो में आपको आंसर देना पड़ेगा कि क्या ये करेक्ट है नहीं है। तो यहाँ पे हम येस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं।
एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा की पेयर जो है जनरेट हो चुका है। तो यहाँ पे आप ls-l करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो key.keystore यहाँ पे हमारा इस नाम से जनरेट हो चुका है। तो उसके बाद हम यहाँ पे इसको क्लियर करते हैं एंड देन सेकंड कमांड आपको रन करनी है जो है जार साइनर। तो जार साइनर भी आपको प्री इंस्टॉल यहाँ पे मिल जाएगा। सिंपली आपने यहाँ पे लिखना है sudo जार साइनर स्पेस वर्बोज स्पेस सिग्नेचर एल्गोरिदम आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। तो हम यहाँ पे शाह सेलेक्ट कर लेते हैं, SHA-1 विद RSA स्पेस। देन आप यहाँ पे एक डाइजेस्ट एल्गोरिदम सेलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाइफन डाइजेस्ट एल्गोरिदम स्पेस। तो हम शाह का इस्तेमाल करते हैं। स्पेस देके आपको लिखना है की स्टोर। तो जिस नाम से आपने थोड़ी देर पहले अपना की स्टोर में वो जनरेट किया था कि वही नाम आपको यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं की स्टोर स्पेस देंगे। तो जो एप्लीकेशन आपने थोड़ी देर पहले MSF Venom की मदद से क्रिएट की थी उस एप्लीकेशन का आपको यहाँ पे नाम लिखना है। तो हम उस एप्लीकेशन नाम था PUBG.APK स्पेस देके अब आपको यहाँ पे आपका जो की टूल का नाम था वो की टूल का नाम आपको यहाँ पे देना है। तो आपको याद होगा हमने एलाइस में MIIT दिया था, तो सेम नाम आपको यहाँ पे भी देना है। तो यहाँ पे हम देते हैं MIIT, जो हमने एलाइस में नाम दिया था वही नाम आपको यहाँ पे भी देना है। तो जो पासवर्ड आपने थोड़ी देर पहले सेट किया था वही पासवर्ड आप यहाँ पे सेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे जार साइनर टूल ने भी अपना काम कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई कराना पड़ेगा। तो वेरीफाई कराने के लिए भी हम सेम टूल का इस्तेमाल करेंगे जार साइनर का। तो अगेन मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर करने के बाद दोस्तों सिंपली यहाँ पे दोबारा से sudo लिखना है एंड आपको लिखना है जार साइनर स्पेस देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है हाइफन वेरीफाई स्पेस एंड वर्बोज स्पेस देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है हाइफन सर्ट्स एंड जो भी आपके एप्लीकेशन का नाम था वो एप्लीकेशन का नाम आप यहाँ पे दे दोगे। जैसे इन माय केस मैंने उसका नाम दिया था PUBG, तो सेम एप्लीकेशन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करोगे एंड एंटर प्रेस करोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो सर्टिफिकेट है वो वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद हमको नेक्स्ट क्या करना है, अब हम इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे जिप अलाइन टूल की मदद से। तो जिप अलाइन जो होता है प्री इंस्टॉल नहीं आता है, तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने कालिनिक्स मशीन में। तो किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे उसको क्लियर करता हूँ एंड यहाँ पे आपको लिखना है sudo apt get install zip align। तो ये कमांड आपको लिखनी है, एंटर प्रेस करना है। तो जिप अलाइन का इस्तेमाल दोस्तों हम क्यों करते हैं, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन को अगर हमें उसका परफॉर्मेंस बढ़ाना हो, हमें उसको ऑप्टिमाइज़ करना हो ताकि जिस भी प्लेटफॉर्म पे हम उसको इंस्टॉल करवा रहे हैं वो स्मूथली रन करे, कोई बीच में दिक्कत ना आए, प्रॉब्लम ना आए, परफॉर्मेंस उसकी इंक्रीज़ हो जाए। तो इसलिए हम जिप अलाइन का इस्तेमाल करते हैं एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। सिंपली आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे एंड किस तरीके से उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे चलिए वो देख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है sudo zip align स्पेस -v। उसके बाद यहाँ पे आप 4 दोगे यानी कि 32 बिट के लिए एंड जो आपकी एप्लीकेशन थी यानी कि PUBG के नाम से जो मैंने क्रिएट करी थी वो एप्लीकेशन का नाम दूंगा एंड उसके बाद आप यहाँ पे अलाइन करने के बाद एक नई एप्लीकेशन बन के आएगी। यानी उस एप्लीकेशन के अंदर पूरे आपके सिग्नेचर्स भी होंगे, सब कुछ रहेगा। तो उस न्यू एप्लीकेशन का आप नाम जो भी देना चाहते हो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे। तो यहाँ पे मैं देता हूँ freefire.apk। मैंने एप्लीकेशन का नाम दे दिया, एंटर प्रेस करता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन अब फुल फ्लैज रेडी हो चुकी है, हमारी एप्लीकेशन साइन हो चुकी है। अब हमको करना ये है, इस एप्लीकेशन को हमें अपने टारगेट मोबाइल डिवाइस पे सेंड करना है। तो वो सोशल इंजीनियरिंग की मदद से हम सेंड कर सकते हैं। तो किस तरीके से उस एंड्रॉयड डिवाइस को हम एक्सेस कर सकते हैं चलिए वो देखते हैं। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, जो मेरा एप्लीकेशन है मैं उसको अपने अपाचे सर्वर की डायरेक्टरी में डालता हूँ एंड दिखाता हूँ आपको किस तरीके से नॉर्मली अगर कोई भी इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करता है या कोई एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो तो किस तरीके से आपका भी एंड्रॉयड डिवाइस या फिर आपका भी सिस्टम किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है चलिए वो देखते हैं। तो यहाँ पे अब जो हमारा नया एप्लीकेशन रेडी हुआ है freefire.apk, इसको मुझे इंस्टॉल कराना है अपने टारगेट मोबाइल डिवाइस पे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस freefire.apk को कॉपी करता हूँ अपने अपाचे वेब सर्वर की डायरेक्टरी में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ sudo cp यानी कि कॉपी के लिए हम cp कमांड का इस्तेमाल करते हैं। freefire.apk को मैं कॉपी करना चाहता हूँ var www html के अंदर शेयर फोल्डर के अंदर मैं इसको शेयर करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो फ्री फायर है वो कॉपी हो चुका है। तो अब मुझे अपनी मशीन में अपाचे सर्वर को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ sudo सर्विस apache 2 स्टार्ट। तो यहाँ पे मेरी अपाचे सर्विस स्टार्ट हो चुकी है। चेक करने के लिए मैं यहाँ पे स्टार्ट की जगह स्टेटस लगाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे अपाचे सर्विस स्टार्ट हो चुकी है।
तो इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपकी काली लिनक्स मशीन है उस मशीन पे आपको लिसनर को ऑन रखना है। अबे लिसनर क्या होता है इसके बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ, तो प्लीज़ वीडियो देखिए अगर आपने नहीं देखी तो लिसनर को ऑन करने के लिए यहाँ पे मुझे मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को ऑन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ऑन करता हूँ अपने मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को। यहाँ पे लिखता हूँ MSF कंसोल। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क ऑन हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा यूज़ एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर। तो यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शन सेट करने पड़ेंगे इसके बाद। तो यहाँ पे लिखता हूँ शो ऑप्शंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एल होस्ट है, एल पोर्ट है। तो जो एल होस्ट और एल पोर्ट मैंने MSF वेनम के दौरान जब मैं पेलोड बना रहा था तब यूज़ कर रहा था, वही एल होस्ट और एल पोर्ट आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेट एल होस्ट स्पेस, और जो भी मेरा लोकल होस्ट का IP एड्रेस है वो मैं यहाँ पे दे दूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देना है सेट एल पोर्ट। तो जो पोर्ट नंबर मैंने ऊपर दिया था यानी कि 4444, वही पोर्ट नंबर मैं यहाँ पे दूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। तो एल पोर्ट सेट करने के बाद अब आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा पेलोड। तो पेलोड को हम सेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेट पेलोड, और जिस पेलोड को आपने ऊपर कॉन्फ़िगर करा था सेम पेलोड आप यहाँ पे भी सेट करोगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ एंड्रॉइड मीटरप्रेटर रिवर्स TCP। तो यहाँ पे हमारा पेलोड सेट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे लिखना है एक्सप्लॉइट। तो अब जैसे ही हमारा विक्टिम हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेगा अपने डिवाइस पे, तो उसका मीटरप्रेटर सेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो अगर आपको नहीं पता मीटरप्रेटर क्या होता है तो प्लीज़ पहले की वीडियो देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने टारगेट मशीन पे, यानी कि अब हम चलते हैं अपने टारगेट के एंड्रॉयड डिवाइस पे एंड इंस्टॉल करते हैं उस एप्लीकेशन को। तो यहाँ पे मैं आ चूँगा अपने एंड्रॉयड डिवाइस पे। देन अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन करता हूँ। क्रोम ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मुझे अपने काली लिनक्स मशीन का IP एड्रेस लिखना है। तो जहाँ पे मैंने अपनी एप्लीकेशन को कॉपी किया था तो उस लोकेशन का मुझे यहाँ पे पाथ देना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 192.168.154.144/share, एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो freefire.apk यहाँ पे आ चुका है। तो इसको मुझे इंस्टॉल करना है अपनी एंड्रॉयड डिवाइस पे। इसमें क्लिक करता हूँ एंड ओके पे क्लिक करता हूँ, ओपन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जिस तरीके से हम एक नॉर्मल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं सेम उसी तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ। तो इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है इंस्टॉल एनीवे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी जो मेन एप्लीकेशन थी जो हमने बनाई थी MSF वेनम की मदद से, वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे तो आपको कुछ शो नहीं होगा, लेकिन हमारी काली लिनक्स मशीन पे इसका मीटरप्रेटर सेशन ओपन हो चुका होगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि उस मशीन पे तो विक्टिम को कुछ पता नहीं लगेगा कि एक्चुअल में हुआ क्या, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा मीटरप्रेटर सेशन ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे मैं हेल्प लिखता हूँ। तो हेल्प लिखने के बाद यहाँ पे आपको वेरियस कमांड दिख जाएंगी जो आप एग्जीक्यूट करा सकते हो टारगेट मशीन के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बहुत सारी कमांड को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे ये देखना हो कि टारगेट मशीन पे कौन कौन से एप्लीकेशन इंस्टॉल हैं, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ app_list। तो यहाँ पे आप टारगेट मशीन पे जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी उस सभी एप्लीकेशन मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इवन आप जो भी टारगेट मशीन पे या फिर टारगेट एंड्रॉयड डिवाइस पे जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट हैं उनको भी देख सकते हो। सिंपली आपने यहाँ पे लिखना है डंप कॉन्टैक्ट्स। तो जितने भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट होंगे वो सारे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 कॉन्टैक्ट वहाँ पे थे, यानी कि 3 कॉन्टैक्ट ऑलरेडी यहाँ पे बने हुए थे। तो उन 3 कॉन्टैक्ट की एक डंप फाइल यहाँ पे TXT फॉर्मेट में सेव हो चुकी है। तो इस तरीके से आप कॉन्टैक्ट को डंप कर सकते हो। इवन अगर आप SMS को डंप करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, dump_SMS। तो इस तरीके से आप मल्टीपल कमांड का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपको ये चेक करना हो कि टारगेट मशीन रूटेड है नहीं है तो सिंपली आपने यहाँ पे लिखना है check_root। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो डिवाइस है वो रूटेड है, यानी कि हमने उसको रूट कर रखा है। उसके अलावा और भी बहुत सारी कमांड्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके साथ ही दोस्तों आप टारगेट मशीन पे और ज़्यादा कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, जैसे कि आप टारगेट मशीन पे माइक रिकॉर्ड कर सकते हो, उसके वेबकैम को भी रिकॉर्ड कर सकते हो। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो हर एक कमांड को तो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट नहीं करा सकता क्योंकि कुछ नहीं पता यूट्यूब की गाइडलाइंस का कब हमारी वीडियो को टेक डाउन कर दे। तो फिलहाल आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से टारगेट मशीन पे हम एक्सेस ले सकते हैं। तो अगर आप ऐसे कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो अपनी मशीन पे, तो किस तरीके से आप अपने मोबाइल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तो किस तरीके से आपके मोबाइल की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है हमने ये तो देख लिया।
अब हम ट्राईएकमी के प्लेटफॉर्म पे देखेंगे कि जो मेटास्प्लॉइट का एक्सप्लॉइटेशन और मेटास्प्लॉइट का जो मीटर का यहाँ पे आपको एक रूम मिल जाता है, किस तरीके से यहाँ पे आप उन रूम्स को सॉल्व कर सकते हो और कैसे आप ट्राईएकमी के प्लेटफॉर्म पे आप यहाँ पे खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो पहला मॉड्यूल है वो है मेटास्प्लॉइट का इंट्रोडक्शन, देन सेकंड है मेटास्प्लॉइट एक्सप्लॉइटेशन एंड थर्ड इज मेटास्प्लॉइट मेटास्प्लॉइटर। तो हमने मेटास्प्लॉइटर और एक्सप्लॉइटेशन तो ऑलरेडी देख लिया है, किस तरह से लिनक्स में हम खुद के लैब में सेटअप कर सकते हैं, लेकिन ट्राईएकमी के प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हो कि एक्सप्लॉइटेशन और मेटास्प्लॉइटर आप खुद से कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देख समझते हैं मेटास्प्लॉइट के एक्सप्लॉइटेशन वाले रूम को। तो यहाँ पे आप जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो इसका यहाँ पे वॉक थ्रू भी आपको देखने को मिल जाता है। इन टोटल यहाँ पे आपको 6 टास्क देखने को मिल जाते हैं। 7 टास्क में आपको समरी मिलेगी पूरे रूम की। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ आपको बताएगा कि मेटास्प्लॉइटर क्या होता है, किस तरीके से डेटाबेस चलता है, मेटास्प्लॉइटर के जो मेटास्प्लॉइट पूरा बेसिकली इसका जितना बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उन सभी के बारे में इन डिटेल आपको ये समझाएगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेने के बाद यहाँ पे स्कैनिंग पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको इन डिटेल और भी ज़्यादा चीज़ें, कुछ एडिशनल चीज़ें आपको समझने के लिए मिलेंगी। अभी तक थ्रू आउट वीडियो में जितना आपने समझा मेटास्प्लॉइट के बारे में, मेटास्प्लॉइटर के बारे में, अब जो ट्राईएकमी का आप जो लैब सॉल्व करोगे इसमें आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाता है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम स्कैनिंग कर रहे हैं तो पोर्ट स्कैनिंग सबसे पहले यहाँ पे टास्क है। तो यहाँ पे जो पोर्ट स्कैनिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको अलग अलग मॉड्यूल्स देखने के लिए मिल जाते हैं, किस तरह की पोर्ट स्कैनिंग आपको करनी है। अगर आपको नहीं पता कि किस तरह की पोर्ट स्कैनिंग आपको करनी है, फिर कितनी तरह के पोर्ट स्कैन आप कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको सर्च पोर्ट स्कैन नाम का एक फीचर मिल जाता है, एक कमांड है। जब उस कमांड को आप रन करोगे तो यहाँ पे जितने भी अवेलेबल मॉड्यूल्स होंगे उस कमांड से रिलेटेड वो सारे यहाँ पे आपको लिस्ट कर देंगे। जैसे कि सबसे पहला क्या है, HTTP वर्डप्रेस पिंगबैक एक्सेस, देन नेट PMP पोर्ट स्कैन, देन पोर्ट स्कैन एक्नॉलेजमेंट, FTP बाउंस, सिंग, TCP एक्समस। अब जैसे कि आपने देखा था कि Nmap में जिस तरीके से मल्टीपल कमांड्स होती हैं, मल्टीपल पोर्ट स्कैनिंग की कमांड्स होती है, उसी तरीके से यहाँ पे पोर्ट स्कैन में भी इसके अंदर इनबिल्ट ऐसे मॉड्यूल डाले हैं जिनको आप मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के अंदर ही यूज़ कर सकते हो। इसका डिस्क्रिप्शन भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। देन आपको यहाँ पे शो ऑप्शन पे जब आप कमांड को रन करोगे तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर पोर्ट स्कैन का जो कमांड आपने सेलेक्ट किया था, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया था पोर्ट स्कैन TCP। अब विद इन पोर्ट स्कैन TCP जो अवेलेबल ऑप्शंस होंगे वो यहाँ पे आपको लिस्ट करेंगे, यानी कि इस पोर्ट स्कैन के अंदर आप कितनी तरह के ऑप्शंस का इस्तेमाल करके अपने पोर्ट स्कैन को और ज़्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव बना सकते हैं। देन यहाँ पे आर होस्ट आपको पता है, पोर्ट कॉन्करेंसी एंड थ्रेड्स, इसके बारे में आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाती है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चंस आंसर मिल जाते हैं जिनको आप यहाँ पे सॉल्व करके खुद की नॉलेज को टेस्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको इस मेटास्प्लॉइट डेटाबेस का एक ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पे आपको मेटास्प्लॉइट के डेटाबेस के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाती है कि किस तरह के से मेटास्प्लॉइट का डेटाबेस होता है वो काम करता है। अब जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि DB स्टेटस, जो DB स्टेटस बेसिकली एक कमांड होती है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क में। जब कभी भी आप कोई भी एक टास्क करने जाते हो, कोई भी आप एक पेन टेस्टिंग परफॉर्म करना चाहते हो, तो वहाँ पर आपके अलग अलग डेटाबेस होते हैं। तो आपके जो अलग अलग पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है वो आप अलग अलग डेटाबेस के अंदर सेव कर सकते हो। ये ठीक ऐसे ही जैसे कि आपके पास एक डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के आपके पास 4 फोल्डर है, एक फोल्डर आपका सॉन्ग का, एक म्यूज़िक का, एक वीडियो का और एक आपके अदर एक्टिविटीज़ का है। जो आपकी अदर एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि आपने कोई ड्राइंग है, कोई पेंटिंग है, इस तरह की कोई पिक्चर्स है, वो आपने अदर एक्टिविटीज़ में डाल दी। कोई सॉन्ग है तो आपने सॉन्ग के फोल्डर में डाल दिया। इसी तरीके से यहाँ पे आप अलग अलग डेटाबेस के अंदर यहाँ पे आप इसी तरीके से यहाँ पे आपके वर्क स्पेस क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे आप अलग अलग टेस्टिंग के हिसाब से अलग अलग वर्क स्पेस क्रिएट करके उनमें अपना जो भी डेटा है वो आप सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं किस तरीके से वर्क स्पेस आपको बनाना है, किस तरीके से आप उसको डिलीट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, चेंजेस उसमें कर सकते हो। देन यहाँ पे हेल्प मेन्यू दिख रहा है कि -V से क्या होगा, -A, -D, -D, -R, -H से क्या क्या होता है। तो यहाँ पे आपको पूरा डेटाबेस का नॉलेज यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। इस तरीके से यहाँ पे आपके वर्नेबिलिटी स्कैनिंग है, एक्सप्लॉइटेशन और MSF वेनम, इनके बारे में भी इन डिटेल यहाँ पे आपको समझाया गया है। इसके अलावा जो इसका तीसरा मॉड्यूल है मेटास्प्लॉइट मेटास्प्लॉइटर, यहाँ पे भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाती है। अब जैसे कि यहाँ पे आपके 5 टास्क हैं। पहला है आपका इंट्रोडक्शन है मेटास्प्लॉइटर के, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ पूरी वीडियो में। देन मेटास्प्लॉइटर फ्लेवर्स, मेटास्प्लॉइटर कमांड्स, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन विद मेटास्प्लॉइटर एंड पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन चैलेंज। तो यहाँ पे अगर आप मेटास्प्लॉइटर फ्लेवर पे जाओगे तो यहाँ पे जो MSF वेनम है जिससे हम पेलोड क्रिएट करते हैं, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे आप अलग अलग जो पेलोड होते हैं वो क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि थोड़ी देर पहले आपने देखा कि हम एंड्रॉयड में पेलोड क्रिएट करते हैं, उससे पहले हमने विंडोज़ में देखा था। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम और वहाँ पे अलग अलग तरह के पेलोड्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। जावा, एप्पल iOS के लिए, एंड्रॉयड के लिए, लिनक्स के लिए आप यहाँ पर अलग अलग पेलोड जो क्रिएट कर सकते हो।
अब यहाँ पे लिखा है द लिस्ट विल शो मीटरप्रिटर वर्जन अवेलेबल फॉर द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म, यानी कि इन सभी प्लेटफॉर्म के लिए आप मीटरप्रिटर से एक पेलोड जो है वो क्रिएट करे जा सकते हैं। देन यहाँ पे इसने पेलोड क्रिएट करके आपको बताया है। देन यहाँ पे मीटरप्रिटर की कमांड्स के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको इन डिटेल यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। अब जैसे कि बैकग्राउंड कमांड से क्या होता है, एग्जिट से क्या होता है, GUID क्या होता है, हेल्प से क्या होता है, तो सभी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस वाले जो टास्क के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। देन आता है पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन विद मीटरप्रिटर। अब एक बार आपने किसी सिस्टम पे एक्सप्लॉइट कर दिया, अब वहाँ पे अपनी प्रिविलेजेस को कैसे बढ़ा सकते हैं वो हम अपने पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन विद मीटरप्रिटर में समझते हैं। अब जैसे कि आप देखोगे आपने यहाँ पे जो है एंट्री ले ली थी, लेकिन एंट्री लेने के बाद किस तरीके से आप अलग अलग प्रोसेस में स्विच करके अपनी जो परमिशंस है उसको आप बढ़ा के, अपने प्रिविलेज को बढ़ा के किस तरीके से हमने यहाँ पे हैशडम से जो सामने वाला यूज़र था उनके जितने भी हमारे यूज़र ID पासवर्ड थे वो हमने यहाँ पे निकाले। तो ये सभी तरह की चीज़ें आपको पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन वाले टास्क में देखने को मिल जाती है। देन लास्ट हमारे पास आता है पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन चैलेंज। अब ये एक चैलेंज है, यहाँ पे आपको मशीन को स्टार्ट करना है। मशीन को स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ द कंप्यूटर नेम, व्हाट इज़ द टारगेट डोमेन। अब यहाँ पे जो है हमने ऑलरेडी आंसर्स यहाँ पे लिख दिए, क्योंकि ये जो भी हमारा टास्क है हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपके पास ये टास्क है और आपको मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि आप क्या करिए, आप यहाँ पे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो जो पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन चैलेंज है। मशीन स्टार्ट करें एंड देन आप इन सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे लिखें कि इसके आंसर क्या है। तो यहाँ पे हमारा कोर्स का एंड आ जाता है। तो आई होप आपको एक कोर्स समझ में आया होगा किस तरीके से हमने यहाँ पे बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल के तक की चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाई हैं, सिखाई हैं। तो अगर आपको कोर्स पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें। इसी तरह के और बेहतरीन कोर्सेज मैं आपके लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि मेरे लेटेस्ट जितनी मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।